समाप्त कर लेंगे। तो ये मसला बताना शुरू कर देंगे संविधान वाला है, तो सुनो फिर ध्यान से, इसको तो हटा दे पण, अब ये तो हो गई है, तो इसको तो तुम लोग लिख लेना इसको, ये सारे अपील ये वो सारे उतार लोगे किसको हैं, पहले वाला को लिखा तो इन ऊपर कर लिख लीजिए उपरांत देख कोई दिक्कत भाई। जैसे ऐसे करना, ये हट गया, कैसे हट गया है? पूरे हट गए, अरे यार नहीं, ये मतलब लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, पहले से ही लिखा हुआ। ये देखो ये है अपना, इसको मैं उस पर कॉपी कर दूं क्या? ये तो यार अभी इसको टाइम लगेगा जब तक तुम्हारे एग्जाम लग जाए। ये कॉपी कैसे होगा इसको? अच्छा यहाँ पर है कॉपी, हाँ ये कॉपी हो गया। अब मैं इसको वहाँ पर कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, इसके डेस्कटॉप पे कर देता हूँ यहाँ पर, हाँ इस पे से लिख लेना फिर। वन रक्षक भर्ती फिजिकली क्या आ गया यार, इसमें पेस्ट का ऑप्शन भी आना चाहिए कहीं ना कहीं। इसमें जैसे कंप्यूटर में फोल्डर आते हैं वैसे आते होंगे ना, यहाँ पर डाल देते हैं इसको कहीं। ये पेन ड्राइव के नहीं है यार, पहले से ही पड़े इसमें, इसको यहाँ कैसे डालें वो दिख रहे नहीं यार। ये तो अपने पेन ड्राइव दिखती है, स्टोरेज कहाँ है इसमें? ये हाँ, इसमें हाँ फाइल मैनेजर इसमें आ जाएगा, यहाँ डाल देता हूँ मैं इसको, डॉक्यूमेंट्स में डाल देते हैं इसमें। पेस्ट का ऑप्शन नहीं है रेस्ट, कॉपी वो आगे ना आपको ऊपर ही तो है वो पेन ड्राइव वाले, सेकंड में देखो तो दिख, अच्छा हाँ हाँ इसमें से कर दो, इसमें से कॉपी, ये आ गया, इधर ही कर दिया मैंने, बाहर कर दिया इसको, ठीक है। अब इसको खोल के तुम उतार लेना इसको, और मैं चाहता हूँ कि इसकी अनुच्छेद याद हो तुम्हें, है ना, और ये सारी बातें सीधी सीधी उतार लेना, बाकी तो कभी लिखवाऊंगा ये वीडियो डल जाएगा ना, उसके बाद प्रॉपर तरीके से बना लेना इसको। बाकी यहाँ से तुम उतारना शुरू कर देना, संघीय न्यायपालिका इसमें लिख देना 28 जनवरी वाली तारीख है वो लिख लेना तुम लोग बैठे बैठे, और फिर ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ऐसे अनुच्छेद 124 का 2, 124(2) है ना, अनुच्छेद 124(3), फिर 124 का सेक्शन 4 सबसे मेन कि इसको कैसे हटा सकते हैं, है ना, और 124 का 5, 7, है ना, ये 125 तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं जानते हो कि नहीं जानते, है ना, ये सारी चीज़ें तुम्हें याद आ जाएंगी जब इसको उतारोगे, तो ऐसे ऊपर करते जाना। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से कार्य करवा सकते हैं, है ना, और फिर उसके बाद अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होती है 129 याद है तुम्हें, 130 सुप्रीम कोर्ट का, फिर ये सारी बातें इधर से याद कर लेना। अपीलीय क्षेत्राधिकार लिख करके इसमें 31, 32 और 33 लिख देना सीधा सीधा, यहाँ संवैधानिक में 31 उधर आ गया, इधर 32, 33, 34, क्लियर। ऐसा करते हुए ये सारी बातें तुम लोग कर लेना बहुत शानदार तरीके से, इनको उतार और प्रॉपर तरीके से आप लोग इसके नोट्स बना लेना शानदार, ठीक है। अब हम चलते हैं संविधान को लेकर के बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, तो अब ये नोट ही खोल लें अपन, इसको तो निकाल लेते हैं।
तो सुनो, देखो बात ऐसी है कि हम लोग बात करते हैं संविधान की, तो संविधान को लेकर के कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए जो बहुत शानदार है, और मुझे लगता है कि ये बात आपको काफ़ी शानदार तरीके से पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था कि संविधान एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार कोई भी देश चलता है। ये नियम जिस किताब में लिखे हुए वही क्या है, संविधान है, ठीक है, वही संविधान है। तो रख दे कोई बात नहीं। अब देखो, कुछ बात जो जरूरी बातें हैं समझने वाली, वो ये कि हमारे देश के अंदर जब संविधान की बात की गई तो देश चलाने के लिए नियम थे, और इन नियमों से हम पहले परिचित नहीं थे। जब कभी हम इतिहास में जाए, हजारों साल पहले जाएं, तो ऐसे कोई नियम नहीं हुआ करते थे। उस समय में हर देश को चलाने के लिए कौन होता था, राजा होता था। यही सरकार का काम करता था, यही नियम बनाता था, यही लागू करता था, यही रक्षा करता था। हमने दुनिया को सिखाया, सबसे पहले राजा वगैरह सब हम थे, बहुत बढ़िया, हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। हाँ, अब राजाओं का दौर चलता गया, और जैसे ही राजाओं का दौर चलता गया उसके बाद बड़ी बात है कि पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने बिना राजा के ऐसे नियमों से चलना शुरू किया? ऐसा पहला कौन सा देश था? तो वास्तव में पहली बार ऐसा देश जिसने ऐसे नियमों से चलना शुरू किया वो कौन था? ब्रिटेन। इसने पार्लियामेंट बनाई, वहां पर राजा तो होता था, आज भी है वहां तो राजा, लेकिन कुछ नियमों से चलना शुरू किया, लेकिन उन नियमों को उसने लिखा नहीं, व्यवहारिक तौर पर नियमों से चलता गया। हाँ भाई, ये काम ये करेंगे, ये करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई दुनिया में पहली बार संविधान को अपनाया तो ब्रिटेन ने, लेकिन उसने लिखा नहीं। लेकिन ये बात जो है, ये जो बात है प्रथम संविधान के लिए लागू होती है कि ब्रिटेन का संविधान पहला संविधान था। लेकिन जब बात आती है कि पहली बार ऐसा कौन सा देश था जिसने प्रथम लिखित संविधान जो है वो बनाया, लिखित संविधान बनाया, ये बड़ी बात थी। तो वो जो देश था, उस देश का नाम क्या था? यूएसए, अमेरिका था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और इसने जो ये अपना संविधान बनाया है वो 1776 में बनाया है। इस समय में इसने एक सम्मेलन किया था, और वो जो सम्मेलन है उसका नाम था फिलाडेल्फिया। इस फिलाडेल्फिया के अंदर जो है वो बैठ करके फिर बनाया था इसने, फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसने संविधान बनाया। फिलाडेल्फिया उसका एक शहर है, उसके अंदर ये लोग बैठे थे और बैठ करके फिर संविधान बनाया था। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है। चलो समय चलता गया आगे, बहुत सारे देशों ने संविधान बना लिया, ठीक था, लेकिन हम तो उस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, आज की जैसी चीजें थी नहीं उस समय में। भाई आज तो दुनिया में कहीं पे कुछ भी होता है तो हमें तुरंत प्रभाव से पता चल जाता है, दुनिया का मैप सबके सामने है। पहले तो यही नहीं पता था धरती कहाँ तक है, कौन कौन सा देश कहाँ है, ये सब जानकारी थी नहीं। तो हमारे पास भी नहीं जानकारी थी भाई ऐसे भी नियमों से भी देश चलता है। जब बात आई हमारे देश की, तो पहले हमारे देश को भी राजा चलाते थे, फिर अंग्रेज लोग चलाने लग गए। अब एक समय ऐसा है कि जब हम अंग्रेजों से परेशान होकर के और उनको हमने भगाना शुरू किया, हमने उनको भगाया, नहीं तुम्हारे से नहीं चलाएंगे, बोला हम तुम देश चला रहे हो हमारा, लेकिन ये हमें पसंद नहीं आ रहा, हम लोग उनसे दुखी हो गए थे। और पहली बार हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया था वो सन 1857 में चलाया, जिसे हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। ये हमारी पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। अब इस समय तक क्या था, पूरी तरह से देश को अंग्रेज लोग कंट्रोल में कर रखे थे, वो अंग्रेज चला रहे थे अपने अनुसार। जब हम इनको भगा रहे थे तो देखो कुछ चीजें आप दिमाग में सोचना इन चीजों को कि वास्तव में ऐसा हुआ और मतलब ये प्रश्न तुम्हारे दिमाग में उठने चाहिए, फिर वो जवाब मिलने चाहिए, तब जाकर के थोड़ी चीजें अच्छी होती हैं। अब इस समय जब भगा रहे थे तो लोगों ने हमें कहा कि यार तुम्हारा देश कौन चला रहा है? अंग्रेज चला रहे हैं, और अब तुम अंग्रेजों को भगा रहे हो तो तुम्हारा देश कौन चलाएगा? बड़ी बात थी कि नहीं थी? हमारे सामने बोले यार यह बात तो सही है, अब अंग्रेजों को भगा रहे हैं लेकिन कौन चलाएगा? हमने दिमाग लगाया, पर पहले कौन चलाता था? राजा। अब भी कौन चलाएगा? हम इतना ही दिमाग लगा पाए। सोचो, हमें इतना भी नहीं पता था कि यार राजा कोई अच्छा था क्या? राजा पहले सही नहीं चलाते थे इतना। हम ये नहीं सोचे कि हम खुद भी चला सकते हैं संविधान के माध्यम से, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि संविधान भी होता है। इस समय तक पता ही नहीं था, इसलिए पता है हमने क्या किया? इस समय में हमने फिर से दोबारा से राजा को जिम्मेदारी दी, और उस समय तक राजा जो था, जो हमारे देश को अंग्रेजों से पहले चला रहे थे, वो थे मुगल लोग। बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, इनकी औलाद है, वो लोग चला रहे थे। इस समय में मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। इस बहादुर शाह जफर के बारे में ऐसा माना जाता है ये लास्ट मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर सेकंड। इसके बाद कोई बादशाह नहीं है। बूढ़ा आदमी हो गए थे एकदम, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, बस नाम मात्र के थे ये और बाकी कुछ नहीं था।
पूरे देश पर अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था। हम भारतीय जाकर के इसको बोले महाराज हम अंग्रेजों को भगा रहे हैं और उसके बाद दोबारा से आपको भारत का सम्राट बनाएंगे, इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। ये सोचा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये भारतीय लोग जिनका हमने बहुत बुरी तरह से शोषण किया और इतना बुरा किया, फिर भी ये लोग हमें ही आकर के सम्राट बना रहे हैं यार, बिल्कुल ये तो पिघल गए मान लो। और इसने बोला नो टेंशन, आप तो करो क्रांति, क्रांति का अध्यक्ष मैं हूं, मेरे को बनाओ क्रांति का अध्यक्ष। इसलिए 1857 क्रांति का अध्यक्ष भी कौन था? सोचो हमने इनको दिया। ये जो अजगर थे जो देश को कभी चबा चुके थे, अब ये केवल सपोले बचे थे, इनको दोबारा देश सौंप रहे कि तुम आगे चल के दोबारा अजगर बन जाना और हमारे देश को दोबारा खा जाना। ऐसा हम कर रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था संविधान भी होता है। तो फिर बड़ा प्रश्न तुम्हारे मन में उठना चाहिए, सर 1857 यहां तक तो हमें नहीं पता था संविधान का, लेकिन फिर पहली बार हमें किसने बताया होगा कि देखो रे भारतीयों, संविधान से भी देश चलता है। ये संविधान के पहले दर्शन किसने करवाए होंगे? ये बड़ा प्रश्न है कि नहीं है? बोलो, जानने योग्य बात है, जब तो बताओ नहीं क्या मतलब। तो सुनो, फिर पहला आदमी जिसने हमें ये बात बताई वो आदमी कौन था? तो उस आदमी का नाम तुमने बहुत बार सुना होगा। उन आदमी का नाम था बाल गंगाधर तिलक। इन बाल गंगाधर तिलक ने जो है, इन्होंने पहली बार हम भारतीयों को संविधान के दर्शन कराए। 1895 के अंदर एक बिल लेकर के आए जिस बिल का नाम था स्वराज बिल। स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने हमें इस संविधान के दर्शन करवाए। स्वराज मतलब स्वयं का शासन चलेगा, है ना, इनका भी नहीं इनका भी नहीं। और इन्होंने तो कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर। तो इस बिल के माध्यम से हमें पहली बार दर्शन कराए। दर्शन तो करवा दिए, चलो ठीक है कि संविधान होता है, हमने भी पकड़ ली कि हाँ भाई संविधान से चलेंगे, संविधान से चलेंगे। हमारे को एक नया रास्ता मिल गया क्योंकि तब तक तो मुगल वगैरह भी खत्म हो चुके थे, हम उसके अनुसार बातें चलने लगी। लेकिन अंग्रेज तो हमसे 2 कदम आगे थे और हमसे समझदार थे, तभी तो हमारे से बुद्धिमान थे, तभी तो हमारे ऊपर शासन कर गए। तो वो भी भाई साहब तगड़े आदमी थे। बोलो क्या संविधान क्या होता है? बोले लिखित नियम होते हैं, नियम हम दे रहे हैं आपको, नो टेंशन। अंग्रेजों ने हमें बोला, और अंग्रेज हमें लिखित में नियम पहले से ही देते आ रहे थे, सन 1773 से। तुमने कभी सुना हो चार्टर एक्टर, ये सारे है ना, अधिनियम 1919, 1935, इस तरह से मार्लिमेंटो अधिनियम, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये तो बोला हम दे रहे हैं आपको। हम सोचे अच्छा दे रहे हो, ठीक है देते रहो। अब वो नियम दे करके हमें दोबारा शांत कर दिए, उसके अनुसार मामला चलने लग गया। नियम आते तो थे हमारे लिए, लेकिन उसमें हमारे लिए कुछ नहीं आता था। हमें ऐसा लगता था कि वास्तव में कुछ तो आ रहा है हमारे लिए, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं था। और जब ऐसी बातें की गई तो हमने डिमांड किया कि हमारे को भी तो कुछ शामिल करो संविधान में, नियमों में। हमारे लिए कुछ होता ही नहीं, तुम्हारा ही तुम्हारा प्रॉफिट होता है। ना हम भारतीयों को अधिकार दिए जाते हैं, ना हम भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी दी जाती है। ये गलत बात है बोला। तो हमें वो थोड़ी थोड़ी च्युइंगम खिलाने लगे, बोले ठीक है ये तुम्हें भी दे रहे हैं, ये तुम्हें भी दे रहे हैं, ऐसा करने लगे। अब हम लोगों ने सोचा यार ये कर तो रहे, बेकार है। तब तक गांधी जी आ गए और गांधी जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करें बढ़िया बड़े। और तब देखा गांधी जी पहले ही मानते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं, लेकिन तुमने सुना हो, बहुत बार सुना होगा आपने, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ऐसे काम कर दिए तगड़े तगड़े। तब गांधी जी को लगने लग गया यार अंग्रेज बुरे हैं और ये जो नियम ला रहे हैं इनमें हमें कुछ नहीं मिल रहा, इनको जाना ही पड़ेगा। तब गांधी जी इन सब बातों से आहत होकर के, और गांधी जी ने हमारे देश के अंदर पहली बार जो है, पहली बार सन 1922 के अंदर एक और कांड हो गया था। यहाँ पर देखो, चोरी चोरा कांड था, जब हाँ क्रांतिकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। तो इस चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने पहली बार कहा कि भाई साहब अंग्रेजों, तुम्हारे द्वारा दिया गया जो संविधान है वो हमें मंजूर नहीं है, हमारा संविधान तो हम ही बनाएंगे। यानी भारतीय संविधान जो है ना, वो किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों द्वारा संविधान बनाया जाएगा। ये बात गांधी जी ने 1922 में बोली, जो पहली बार बोली। बहुत बड़ा प्रश्न है, ध्यान रखना कि पहली बार किस भारतीय ने ऐसा बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाई इंडियंस, भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये गांधी जी ने बोली थी सन 1922 के अंदर। अब अंग्रेज लोग बड़ा दुखी, बोलो यार ये तो बहुत भयंकर बात हुई, ये तो बहुत तगड़ी बात हुई कि भारतीय लोग इतना समझदार हो गए और इतने समझदार होकर के और संविधान मांग रहे हैं। तो फिर बोले ये किसने सिखाया इनको? बोले गांधी ने सिखाया। तभी उसी समय चोरी चोरा कांड वाला रो मामला हो गया, गांधी जी को उठा करके जेल में डाल दिया। अब गांधी जी को जेल में डालने से अंग्रेजों ने सोचा कि काम अच्छा हो गया, लेकिन मेरे को लगता है कि मामला कुछ ऐसा हुआ होगा। हमें समझने के हिसाब से, देखो मैं कुछ बातें बताता हूं तुम्हें, हमारे को समझ में आने के लिए हम इन शब्दों का, इन भाषाओं का, इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। मेरे हिसाब से ऐसा लगा कि हम लोग देखो अंग्रेजों से दुखी थे, वास्तव में बहुत दुखी होते थे हम अंग्रेजों से।
दुखी थे, लेकिन सबके मन में ये होता था, अंग्रेज दिखते ही उन पे गुस्सा आता था, यार ये अंग्रेज हमारे देश को चूस लिया, यार हमारे देश को पूरी तरह से खा गए, और ये वो और हमारे साथ इतना शोषण कर रहे हैं। और अंग्रेज हकीकत में समाज के अंदर इतना भयंकर माहौल फैला दिया था, गोरे काले का माहौल बहुत बुरी तरह से। भारतीय होते थे तो इसका मतलब वो लाते खाने के लिए बनाया, सेवा करने के लिए बनाया, वो ब्लडी इंडियन ये बोलते थे, वो गालियां बकते थे सीधे सीधे। हम लोग दुखी थे, हमारे मन में था कि इनको ठोके, लेकिन फिर बड़ी बात ये आती थी, यार ठोक तो, लेकिन ठोके अपन नहीं ठोके और कोई ठोकेगा, देख लेंगे, सब देखेंगे, समझा करो क्या अब तक कब क्या हो जाए। तो पहले हम ये सोचते थे यार पहले कोई ठोके ना इनको तो हम भी हाथ साफ कर लें, ऐसा होता था। मतलब ये मान के चलो माहौल कुछ ऐसा था, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसा माहौल था कि मान लो डीजे चल रहा हो, है ना, और डीजे पर गाना भी बहुत तगड़ा चल रहा हो और बेस फुल हो एकदम, और स्टेज भी तैयार हो एकदम, नाचने की मन में सबके होती थी, है ना, सब खड़े खड़े ऐसे करते रहते, नाचे यार नाचे। लेकिन फिर सोचते थे पहले कौन जाए, है ना, पहले कौन जाए, और पहले जाके कोई नाचे तो फिर जाकर के हम भी नाचे, ऐसा हम सोचते थे। और फिर देखो एक जना जाता है, दो जना जाता है, तीन जने जाते हैं, फिर हमारी नंबर आता है, और हम भी बीच में जाकर कोई देखता नहीं है, और बीच में अपनी क्या स्टेप निकलती है वो समझ है, कौन कौन सी कोई देखने वाले नहीं, खुल करके एकदम खुल करके, नो टेंशन, समझ रहे हो नहीं, नाचने का मजा ही वो है। और अकेले नाचेंगे तो शर्म भी आती रहेगी, इधर देखेंगे कोई देख रहा होगा, यार मजा ही नहीं आता ऐसा, है ना। तो फिर ऐसा ही माहौल था कि हर कोई दुखी था अंग्रेजों से, हर कोई चाहता था ठोके, लेकिन बड़ी बात है थी पहले कोई शुरू तो करे, फिर हम भी अंदर ही अंदर ले भाई साहब, क्योंकि हमें पता चल जाएगा भाई मार रहे हैं, देवर हम भी लग जाएंगे। गांधी जी ऐसे आदमी थे जिन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं नाचूंगा, आ जाओ सारे। डीजे भी खुद ही लगाते थे, गाना भी खुद ही लगाते थे, और खुद नाचते थे। बस ये बोलते थे कि ना भाई साहब कोई कांड नहीं होना चाहिए, छोरा अलग और छोरी अलग, आराम से नाचो, किसी भी तरह की कोई वो नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग ऐसे ही नाचते थे भाई साहब, गांधी जी की देखरेख में नाचते थे, थोड़ा मन में ऐसा होता था चलो यार छोरे छोरे अलग नाच लेते रहे, वो मजा नहीं आता था, वो बात अलग हो जब सर तो हम लोग उधर से ऐसे प्रोग्राम किया करते थे। अब क्या हुआ, गांधी जी को जेल में डाल दिया, और गांधी जी की दुर्घटना, हम नाच रहे थे बढ़िया तरीके से, आंदोलन कर रहे थे, एक बार गांधी जी ने पता नहीं नजर हट गई और गोरखपुर के अंदर कांड हो गया, चोरी चोरा कांड हो गया, समझ रहे हो। गांधी जी ने कहा ये मेरी वजह से हुआ है, अंग्रेज ढूंढ रहे थे किसकी वजह से हुआ, गांधी जी खुद ही कहते मेरी वजह से, उठा करके जेल में डाल दी। हमारे लिए बुरा काम हो गया, डीजे बंद हो गया बहुत। लेकिन फिर एक और अच्छा काम हो, पता है, तब तक हमारे बहुत तगड़े डांसर तैयार हो चुके थे। आप उन डांसरों को नाम सुनोगे ना, डांसर बोल रहे हो क्रांतिकारी, तो उनका नाम सुनते ही सोचोगे सर स्टेप तो तगड़ी निकालेंगे अभी। उनमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, कल्पना दत्ता, राजेंद्र लाहिड़ी, ऐसे तगड़े तगड़े आदमी। अब समझ रहे हो क्या होगा, ये सब देख रहे हैं। अच्छा यार गांधी जी गए, क्या करें अब गांधी जी गए तो इन सब लोगों ने मिल करके खुद ने डीजे का जुगाड़ कर लिया था, एक संगठन बना लिया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के नाम से। और अब इन्होंने सोचा हम नाचेंगे, अब कोई बात नहीं गांधी जी अंदर है तो पड़े रहने दो, हम लोग इधर आराम से नाचेंगे, उनको आराम करने दो थोड़े दिन के लिए। और भाई साहब अब समझ सकते हो, कोई बुजुर्ग आदमी, कोई बड़ा आदमी हमें देखने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है नहीं भाई साहब टाइम से बंद कर देना, इधर अलग अलग नाचना, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये सब करने वाला नहीं है। तो अब समझ सकते हो स्टेप कैसे निकलेंगे। अब कांड होना तो लाजमी है, कांड तगड़े होने लगे। तुमने सुनाओ काकोरी हत्याकांड, सांड्रस हत्याकांड, असेंबली बम कांड, ये बहुत तगड़े तगड़े कांड होने लगे। इतिहास में पढ़ेंगे तब बात करेंगे। लेकिन ये आजादी की लड़ाई, संविधान साथ साथ चलेगा, क्योंकि आजाद है तभी संविधान है, और संविधान है, आजादी है, तभी मूल अधिकार है। तो ये तीनों लड़ाइयां साथ साथ चलती हैं, साथ साथ चल रही थी हमारी। तो भाई साहब क्या हुआ, ये सब चलते चलते अंग्रेजों के नाक में दम हो गया तगड़ा वाला। हालांकि इन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया था 1924 में, लेकिन इनको साफ साफ बोला था कि जमानत पे छोड़ रहे हैं, बाहर जाए कुछ करना मत। तो ये जमानत पे थे, स्वास्थ्य कारणों से सजा इनको 6 साल की हुई थी। तो 6 साल की भी मतलब कि 1922 में गए तो 1928 तक ये कुछ नहीं करेंगे, है ना। और 1930 तक गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं, 1922 से लेके 1930 तक भाई साहब गांधी जी नहीं थे। तो समझ सकते हो कि हिंसा की कोई परवाह नहीं। तो इस दौर में गांधी जी का कोई योगदान नहीं होगा, बस केवल एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी कांग्रेस का वाले की, बाकी कुछ नहीं हुआ था। जब कुछ नहीं हो रहा, इतने सारे कांड हुए, तो समझ सकते हो कि गांधी जी घर में बैठे रहते थे। बाहर आंदोलन हो रहे हैं और गांधी जी घर में बैठे हैं, तो फिर इनके घर वाले पूछते होंगे, सुनते हो जी आजकल जाते नहीं, क्या चक्कर है, बाहर इतने प्रोग्राम हो रहे हैं और आप जाते नहीं। अब गांधी जी कुछ तो बोलेंगे यार, घर वाले के सामने डेमो तो झाड़ना ही पड़ेगा,
तो गांधी जी कहते तेरा यार जमानत पे है? तो ये बोल करके और ये इधर ही बैठे रहते थे। बोला अब नहीं जाएगा, अभी थोड़े दिन इधर ही रहेगा, है ना। तो ऐसे डेमोसेट तो करना ही पड़ता था यार, ऐसे बेइज्जती थोड़ी करवाएंगे। तो ऐसे करते हुए ये चले जाया करते हुए। अब समय बीतता गया और समय में जब ऐसे दबाव आ गया और अंग्रेज दुखी हो गए, यार कुछ तो करना ही पड़ेगा इनको, नहीं तो ये तो उधेड़ के रख देंगे ऐसे। तो अंग्रेजों ने हमें शांत करने के लिए बोला, और अब भारतीयों इतने कांड मत करो, डटो रे डटो, हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, संविधान से आजादी चाहिए। बोला हाँ चलो ठीक है, तुम्हारा संविधान का अध्ययन करने के लिए हम ब्रिटेन की पार्लियामेंट से कुछ भेज रहे हैं ब्रिटेन से। और इन्होंने सन 1927 में उसका गठन किया और 1928 में भारत भेजा, जिसका नाम तुमने सुना होगा, साइमन कमीशन। सुना है कि नहीं सुना बताओ? बस मामला ये था, इसका नाम तुमने सुन रखा है, आज इसको कंफर्म कर लेना कि क्या मामला था। मामला ये था कि जब हम इतना परिसर में ला दिए अंग्रेजों को, तब अंग्रेज लोग ये कमीशन लेके आए, और इसलिए लेके आए कि ये भारत का संविधान कैसा होगा, भारत का संविधान बनाएंगे हम लोग, संविधान मांग रहे हैं ना, वो कैसा होगा उसका अध्ययन करने के लिए ये साइमन कमीशन भारत में आया था, कि भावी संविधान कैसा होगा इंडिया का। वो कैसे बनाने नहीं आया, कि कैसे बनाएंगे ये चेक करने आया था, अध्ययन करके आया था, भाई इस समय बनाओ ऐसा बनाओ, ये सब पढ़ने के लिए आए थे। हम खुशी थे, चलो यार कुछ तो कर रहे हैं। अब ये साइमन कमीशन आया, इसके अंदर जो सदस्य थे वो कितने थे? इसके अंदर 7 सदस्य थे, सारे गोरे गोरे भाई साहब, अंग्रेज सारे, सातों के साथ। हमने देखा अच्छा वो भी अंग्रेज, वो भी अंग्रेज, वो भी सारा ही अंग्रेज। हमारा दिमाग खराब हो गया और हमने अंग्रेजों को बोल दिया, अरे अंग्रेजों सुना नहीं था कि तुमने 1922 के अंदर गांधी जी ने क्या कहा था, भारतीय संविधान किसके द्वारा होगा, और तुम अध्ययन करने के लिए अंग्रेजों को भेज रहे हो, इनको कैसे पता चलेगा हमारा संविधान कैसा होना चाहिए? हमें खुद को पता होना चाहिए। हमें पता है तो हमें बताओ, तुम इसके अंदर हमारे लोग होने चाहिए, भारतीय लोग होने चाहिए। और तुम्हें पता है इसका विरोध हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। जब साइमन गो बैक के नारे लगे थे, उसी समय पता है अंग्रेजों ने क्या कहा? हमें ये कहा, तगड़ी बेइज्जती कर दी, बहुत भयंकर बेइज्जती की, और भारतीयों, ब्लेडी इंडियन, गंवारों, अनपढ़ों, क्योंकि हम वास्तव में इस समय इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और सारे ही गंवार होते थे लगभग, कुछ लोग ही पढ़े लिखे होते थे। तुम्हारे अंदर इतनी हैसियत है क्या, तुम में इस तरह कोई पढ़ा लिखा है क्या जिसको हम यहां बनाए और संविधान का अध्ययन कर सको? तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं, तुम गंवार हो, इसलिए कोई भी भारतीय नहीं है। भाई साहब बेइज्जती तगड़ी थी कि नहीं थी, सोचो। लेकिन अपना क्या है, अपना तो पब्लिक थी, अपनी क्या बेइज्जती है? पब्लिक का कोई चेहरा होता है क्या बताओ? है? पब्लिक का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन चेहरा वो होता है जो पब्लिक को लीड करता है, जो पब्लिक का नेता होता है। बेइज्जती उन नेताओं की थी जो हमें लीड कर रहे थे, जो इस समय के नेता थे, जिसमें तुम जानते हो महात्मा गांधी भी चाहे हो गए, चाहे मदन मोहन मालवीय हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गया, CR दास हो गए, ऐसे जो नेता थे उन सब की बेइज्जती थी। अब पब्लिक तो भाई साहब किसी की नहीं है, पब्लिक तुरंत प्रभाव से अपना रुख बदल लेती है। अंग्रेजों ने बेइज्जती की, बेइज्जती करते, अच्छा कोई नहीं है यार, ये अपना नेता तो फालतू में ज्ञान बांट रहे थे कि इतने दिन तक। हम नेताओं की तरफ देख रहे, नेताजी अंग्रेज क्या कर रहे थे, पढ़े लिखे नहीं है तुम, है? करा दी बेइज्जती, खो दी बस, दिखा दी दिखा दी बोले बेइज्जती कर दी। बोलो यार नेताजी सोचे बेइज्जती तगड़ी होगी भाई, जनता बेइज्जती कर दी। नेताओं ने सोचा हाथों हाथ, बोले मीटिंग बिठा ली सबने और बोला कि जवाब दो इनको और बताओ कि हम पढ़े लिखे हैं। हाथों हाथ सन 1928 में ही कमेटी बना दी, एक सबने मीटिंग बना करके और एक समिति बनाई, और वो समिति बनाई एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता के अंदर एक समिति बना दी जिसको मोतीलाल नेहरू समिति बोली, और इस कमेटी को बोला गया कि हे समिति, फटाफट से ना अंग्रेजों ने जो बेइज्जती कर दी है, इस बेइज्जती का जवाब दो और इनको संविधान बना के दिखाओ कि हम गंवार नहीं हैं, हमें संविधान बनाना आता है, इनको जवाब दो, पब्लिक भी बेइज्जती कर रही है। तो भाई साहब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हाथों हाथ इस संविधान बनाने का काम शुरू हुआ, और संविधान के कुछ नियम बना करके और दिखाएगा कि और बताएगा कि देखो हमें संविधान बनाना आता है, हम गंवार नहीं है। पब्लिक ने देखा, अच्छा नेताजी ने बना दिया, इसका मतलब अनपढ़ तो नहीं है। पब्लिक तो फिरने में तुरंत प्रभाव से, हाँ पब्लिक दोबारा फिर गई अंग्रेजों की तरफ, देखा है अंग्रेजों, देखा हमारे नेताजी पढ़े लिखे हैं, ऐसे फालतू में बोल रहे हो तुम, पढ़े लिखे हैं, देखो हमारे नेता ऐसे थोड़ी हैं, हम तो ऐसे। वास्तव में पब्लिक ऐसी है, जब नेता बुराई करेगा, कुछ भी करेगा तो उसके खिलाफ देंगे, जब भी अच्छा करेगा अच्छा ही बोल देंगे। पब्लिक चाहे तो किसी को पर्स से अर्श पर ले जा सकती है, और पब्लिक चाहे तो अर्श से पर्स पे ला सकती है। ये जनता जनार्दन है, समझ रहे हो? ये स्टूडेंट वर्ग भी ये मान के चलो कि तुम ये जनता समान ही है, ये चाहे तो किसी भी संस्था, किसी भी शिक्षक को, किसी को पाताल पे ले जा सकता है, और चाहे तो किसी को ऊपर भी बिठा सकता है।
ये वर्ग है, पब्लिक है, ये जनता वर्ग है। तो ऐसा ही हुआ वास्तव में। और जब हुआ ऐसा तो इन्होंने हाथों हाथ एक रिपोर्ट दी जिसे नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जाना गया। और नेहरू रिपोर्ट दे करके फिर बताया गया कि देखो हमें संविधान पढ़ाना आता है। चलो ये सारा काम किया गया और ये सब काम किया गया, तब एक बड़ा प्रश्न हमारे लिए तैयार हो गया। और प्रश्न ये बना कि भारतीयों के द्वारा पहली बार संविधान बनाने का प्रयास कब किया गया। अब मैं इतनी बातें तुम्हें इसलिए बताया हूं, लगा बढ़ा करके इसलिए बताया हूं, तुम्हारे दिमाग में परमानेंट सेट हो सके, क्यों किया था, क्या आवश्यकता पड़ गई थी और कैसे किया था, कब किया था। हो गया कि नहीं हो गया। मैं चाहता तो एक शब्द में लिख करके खत्म कर सकता था ना, बच्चों याद कर लो, रट लो, 1928 मोतीलाल नेहरू समिति के माध्यम से पहला प्रयास था। हाँ ठीक है गुरुजी, रट लेंगे। और बच्चे तो रट लेते हैं, कोई मतलब ही नहीं उनको, क्या मतलब कि इधर ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, ये सब उनको नहीं पता। तो ये बहुत बड़ी बात थी जिसके बारे में आपको याद रखना है कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा काम किया गया। क्लियर। और जब किया गया तो समय आगे बढ़ता गया, अंग्रेज हमसे ज्यादा समझदार थे, गोली दे दिया हमें, ठीक है तुम्हें बनाना आता है, हम समझ गए, आओ उधर आओ, ब्रिटेन में आओ तुम, और ब्रिटेन में आकर के बताओ, उधर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, गोल में सम्मेलन करेंगे, उधर बैठ करके बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें संविधान में, उधर बताएंगे। तुम बनाना चाहते हो तुम्हारे बना लो। अंग्रेज गोलीबाज थे तगड़े, हमें च्युइंगम खिलाते रहते, हम खाते रहते थे, साल चलता रहता था। और हमारे भारतीय नेता लोग जो थे ना, वो कुछ लोग बहुत तगड़े चमचे थे, उनको ब्रिटेन जाने का न्योता मिलते, तैयार हो जाते थे एकदम सामान बांध करके, ले भाई चलो उधर ब्रिटेन चलेंगे। वाह यार क्या रंगरेलियां, क्या गजब तरीके से, हाँ ब्रिटेन। सोचो पहले हमारे गांव में रहने वाले लोग ही छोटे छोटे हुआ करते थे, तब शहर में जाने से बड़े खुश हो जाया करते थे। तो ये तो ब्रिटेन हुआ, क्या गजब बात है कि नहीं। अंग्रेजी मिलेगी उधर बढ़िया वाली, तो इसलिए तैयार रहते थे एकदम जाने के लिए। तो ऐसे उधर चले गए, समय बीतता गया और आगे बढ़ते गए। ये आज़ादी की लड़ाई में जब हम इतिहास पढ़ेंगे ना, तब सोचो ये सारे किस्से कहानियां, ये सब चीजें उधर होंगी। और जब उधर होंगी तो इनमें सारे प्रश्न होंगे, सोचो तुम्हारे। तो इसलिए इतिहास पढ़ना भी तुम्हारे दिल में ऐसा होना चाहिए कि यार मैं फटाफट ये चीज़ें पढ़ूँ, क्या गजब चीज़ें थी, और यही जो चीज़ें हैं वो मेरे एग्जाम में भी आएंगी और मेरे दिमाग में परमानेंट सेट हो सकती हैं चीज़ें, तो फिर क्यों नहीं पढ़ना चाहिए मेरे को, ऐसा तुम्हारे को सोच करके उनको पढ़ना है फटाफट से। अब सुनो, देखो जैसे ही चीजें आगे बढ़ती गई वैसे ही सन 1934 आ गई, लेकिन तब तक संविधान को लेकर और कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। सन 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. रॉय। इस M.N. रॉय ने पहली बार अंग्रेजों के सामने संविधान की औपचारिक मांग की। औपचारिक का मतलब था कि ऑफिशियल डिमांड की। अभी तक हम दूर दूर कह रहे थे देखो बना करके दिखाई है, बनाना आता है, गांधी जी कह रहे हैं हाँ हम खुद ही बनाएंगे ऐसा, लेकिन इसने पहली बार ऑफिशियल डिमांड रखी कि हे अंग्रेजों, हमें हमारा संविधान चाहिए। और M.N. रॉय के द्वारा और 1935 के अंदर कांग्रेस के द्वारा इसकी मांग को जो है वो आगे बढ़ाया गया और कांग्रेस ने भी संविधान की मांग की। कांग्रेस ने जो है वो संविधान की मांग की कब, 1935 के अंदर। इससे पहले कांग्रेस वाले भी नहीं मांग रहे थे कि संविधान चाहिए। 1938 आ गई और 1938 आते आते हमारे यहाँ पर जो नेहरू जी थे, अब की बार कौन से नेहरू आ गए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने आते आते यहां आते आते कहा कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों के द्वारा चुनी गई एक स्वतंत्र निकाय बनाएगी और हम किसी के अंडर में आकर के संविधान नहीं बनाएंगे, हम फ्री संविधान बनाएंगे एकदम, जो किसी के अंडर में ना हो, ऐसी हम संविधान सभा के माध्यम से बनाएंगे। ऐसा करते हुए संविधान की मांग चल रही थी, लेकिन अंग्रेज गोली पे गोली दिए जा रहे थे और मामला आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मामला आगे बढ़ता गया वैसे ही भाई साहब एक और मामला तगड़ा खिंच गया। और तगड़ा मामला तब खिंचा जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। पता है कि नहीं पता तुम्हें? पहला विश्व युद्ध 1914 से 18 तक और दूसरा 1939 से 45 तक। अब युद्ध में अंग्रेज लोग फंस गए बुरी तरह से। अब अंग्रेज लोग फंसते, हमने तगड़ा दिमाग लगाया। सोचो तुम भी होते तो अच्छा दिमाग लगाते कि नहीं, कि यार अंग्रेज लोग युद्ध लड़ रहे हैं, दुनिया में घने सारे देश हैं, जर्मनी, जापान, इटली जैसे, जिनसे ये लोग लड़ रहे हैं, और हम भी इनसे इसी समय लड़े तो देखते हैं ये युद्ध लड़ते हैं कि हमसे लड़ते हैं। दबाव डबल बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा? मुझे लगता है लोहा गर्म था, हमें चोट मारनी चाहिए एकदम बढ़िया वाली। लेकिन गांधी जी तो गांधी है भाई साहब। गांधी जी आगे नहीं नहीं नहीं, मारा मारी नहीं, कुछ नहीं करना है। और गांधी जी ने कहा नहीं, प्यार प्रेम से हमें संविधान दे देंगे। और गांधी जी के कहने में आकर के बहुत सारे लोगों ने ऐसा प्रेशर नहीं बनाया। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उनको गांधी जी की भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ठोकूंगा, कुछ भी करो जाए। इतिहास में पढ़ेंगे, देखो 1940 में उसी समय गांधी जी के और सुभाष चंद्र बीच विवाद हुआ। उस विवाद की वजह से गांधी जी के मतलब गुस्से में आकर, गांधी जी से गुस्से में आके और सुभाष चंद्र बोस ने अलग से एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक।
और जापान गए और जापान जाकर के आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर बने और भारत के ऊपर अंग्रेजों के लिए लड़ने के लिए सेना से आक्रमण किया और अंग्रेजों से लड़े और हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बहुत सारे द्वीप थे उन पर अधिकार कर लिया। म्यांमार के अंदर उस क्षेत्र में अधिकार करके और वहां पर अपनी गवर्नमेंट भी बना ली थी। अपने आप को कह दिया था कि मैं तो इनको मानता ही नहीं, हम तो हमारे देश की स्वतंत्र सरकार बनाएंगे। सोचो, समानांतर सरकार की स्थापना कर दी थी, इतने बड़े काम किए। अंग्रेज भी बड़े समझदार थे भाई साहब, उन्होंने सोचा रहे यार इन भारतीयों को तो सही खुश करना जरूरी है, नहीं तो ये इस समय लड़ लिए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, गांधी जैसे नेताओं को खुश करना जरूरी है। इसलिए इस सब कारणों की वजह से एक बहुत बड़ा काम हुआ जो हम भारतीयों के लिए अच्छा था एक तरह से। सन 1940 की बात है, अगस्त के महीने में, अगस्त 1940 में इस समय का एक वायसराय था जिसका नाम था लिन लिथगो। लिन लिथगो नाम सुना है तुमने इसका? कभी नहीं सुना तो आज के बाद सुन लेना इसको। लिन लिथगो सबसे ज्यादा समय तक वायसराय रहने वाला भी आदमी था ये। और इस लिन लिथगो ने कहा अगस्त 1940 में, हे भारतीयों, शांति बनाए रखना, हमें युद्ध जिताना है ना, हमें युद्ध जिताना। तुम्हें क्या चाहिए? हम बोले हमारा संविधान चाहिए, हम भारतीयों के द्वारा चाहिए। बोले ठीक है, डन, हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही होगा। बहुत बड़ी बात, जो बात हम लगातार मांग कर रहे थे उसको मांग लेना कि ठीक है भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा होगा, हम ये स्वीकार करते हैं, लेकिन उसका टाइम और कंडीशन जो है ना वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट बताएगी कि कब बनाओगे और कैसे बनाओगे, उसकी शर्तें जो है वो हम लोग बताएंगे। लेकिन हम ये बात स्वीकार करते हैं कि संविधान के बनाने के लिए सारे के सारे भारतीय लोग ही होंगे। हमें भी यही चाहिए था। हमारे लिए एक तरह से बहुत तगड़ा अचीवमेंट था ये। गांधी जी के लिए बड़ा अचीवमेंट था। गांधी जी ने कहा देखो मैंने कहा था ना ये कर देंगे, देख लो कर दिया है। और हम थोड़ा शांत हुए। वास्तव में इन्होंने युद्ध में थोड़ा सा अपना अच्छा योगदान देकर के युद्ध में बिजी हो गए। हम लोग हकीकत में शांत हुए इसकी वजह से। कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग ही थे जो भयंकर तरीके से प्रोग्राम चला रखे थे, बाकी लोग शांत हो गए। इसकी वजह से जब इन्होंने मांग ली, दे दिया, तो एक पार्टी का नाम सुना होगा तुमने। एक और बहुत बड़ा प्रश्न बता रहा हूं, इतिहास की कुछ बातें भी हैं वो तुम्हें साथ साथ ही चला रहा हूं। मुस्लिम लीग अंग्रेजों के द्वारा ही इसकी स्थापना करवाई गई थी 1906 में, बांटने के लिए, फूट डालो राज करने के लिए। अंग्रेजों के द्वारा यह बीज बोया गया था 1906 में ढाका के अंदर, आगा खान उल्ला खां के नेतृत्व में। लेकिन अब यह बीज बड़ा विशाल वृक्ष बन चुका था, बड़ा, और यह मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था। अंग्रेजों ने कहा ठीक है तुम्हारा संविधान दे देंगे। मुस्लिम लीग सोची जब दे रहे हैं तो मांगने में क्या जा रहा है, मांग तो लेते हैं। मुस्लिम लीग ने हाथों हाथ इसी साल के अंदर पाकिस्तान मांग लिया, अलग से सेपरेट पाकिस्तान मांग लिया कि संविधान जब दो ना तुम तो भारत के लिए अलग देना, हमारे लिए तो अलग देना, हमारा देश ही अलग होगा। समझ रहे हो ना, ये चीज तो हुई कि जब दे रहे हैं तो मांगने में क्या जा रहा है। जब दे रहे हैं तो संविधान देने की बात कही इसमें, और इसी सन में इन्होंने पाकिस्तान मांग लिया 1940 में। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि पहली बार पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा की गई? मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष था उस समय में। और कब की गई? यहां पर लाहौर में इनका एक अधिवेशन हुआ था। इस लाहौर अधिवेशन के अंदर इन्होंने ये मांग की, तो बोले हमारे लिए अलग से देना, बोले ऐसा करके, और प्रोग्राम आगे चल गया। हमने सोचा यार ये तो मांग ली, चलो कोई बात नहीं, ये भी कह दिए, बोला अच्छी बात है, लेकिन अब ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट से बिल पास करेंगे और वो बिल हमारे पास भेजेंगे, उसमें हमें बताएंगे कि कैसा संविधान होगा, कब होगा, कैसे बनाना है, वो बताएंगे लोग। और अब वो बिल कैसे आएगा उसका तुम्हें इंतजार करना है। वो कल की तारीख में हम लोग वो बिल लेकर के आएंगे, कंडीशन, टाइम कंडीशन बताएंगे। लेकिन याद रखना अंग्रेज लोग बड़े लालची हैं। रहने दो कोई बात नहीं, अब अपनी क्लास हो गई है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले भी समाप्त कर दे। रहने दे बोलने दे, क्लास तो हुई गई अपनी, क्या मतलब है। सुनो देखो, तुम तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद रखना। हम लोग कल की तारीख में जब बात करेंगे तो तुम्हारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि अंग्रेज लोग ये बताएंगे हमें कि कब बनाना है, और उस समय के नेता बड़े इंतजार कर रहे हैं इसको बनाने के लिए कि हाँ यार ये कब बनाते हैं, कब कैसे बोलते हैं, सब चीज़ें। और इसी बीच 1942 में कुछ आंदोलन हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नाम सुना हो तुमने। गांधी जी जो इतने तगड़े आदमी थे, उन्होंने ये बात बोली थी, करो या मरो, डू एंड डाई, ऐसा माहौल तैयार हुआ था। इन सब के पीछे संविधान की यात्रा थी। ये सारी यात्रा क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी कल मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेहतरीन बातें। और कल हम इन सबको देख करके फिर बात करेंगे कि हमारा संविधान बनना कब। हाँ भाई, शुरुआत करते हैं। देखो, संविधान निर्माण की बात हमारी चल रही थी, और संविधान निर्माण की यात्रा जो है वो हम कर चुके थे।
इसमें क्या यात्रा की थी वो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं कल वाली यात्रा को, कि हम आज तक जो है वो क्या क्या बात कर चुके थे। इस बात में हम ये देख चुके थे कि भारत में संविधान आया, लेकिन उससे पहले संविधान जिस देश के पास आ गया था वो देश कौन सा था? ब्रिटेन था। ब्रिटेन था जिसमें संविधान तो आया लेकिन वो लिखित नहीं था, लिखित नहीं था। इसलिए दुनिया का पहला लिखित संविधान किसने बनाया? अमेरिका ने 1776 के अंदर फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बनाया। फिर क्या हुआ? हमें संविधान के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना, इसीलिए तो 1857 की क्रांति हुई। इस क्रांति के अंदर हमने बहादुर शाह जफर को अध्यक्ष बनाया। तो बहादुर शाह जफर को अध्यक्ष बनाया तो भारतीय संविधान के पहले दर्शन हमें जिस आदमी ने दिखाए वो कौन थे? बाल गंगाधर, जो स्वराज बिल लेकर के। और कौन सी सन में आया बिल? 1895 के। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हमें संविधान देना शुरू किया, तब जाके गांधी जी ने कहा कि भारतीय संविधान किसके द्वारा होगा? कौन सी सन में कहा? फिर उसके बाद 1928 के अंदर भारतीयों द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास था, और वो प्रयास जिस माध्यम से किया गया था वो कौन सी रिपोर्ट थी? नेहरू रिपोर्ट। यहां तक की बात हो गई थी। और नेहरू रिपोर्ट हमने बनाई और इसके पीछे क्या कारण था वो देखा। वो एक दौर आजादी का, जिस समय में हम क्या क्या कर रहे थे, और जो साइमन कमीशन जिसका रिप्लाई था हमारा, है ना, वो सारी चीज कितना बेहतरीन तरीके से हमने जो देखा सारी चीजें। फिर अंग्रेजों ने जो गोली दी हमें और गोलमेज सम्मेलनों पे बुलाया, और फिर जाकर के एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान की ऑफिशियली डिमांड रखी, और वो जो डिमांड है वो कौन सी सन में रखी? लेकिन कांग्रेस ने जो कांग्रेस की डिमांड पहली बार की थी वो कौन सी सन में की? इस समय में कांग्रेस के द्वारा पहली बार डिमांड की गई। लेकिन चलते चलते फिर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। 1939 से 45 तक चला था कि नहीं। और वर्ल्ड वार जैसे ही शुरू हुआ अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकारा पहली बार, क्योंकि आजादी की लड़ाई, संविधान की मांग दोनों साथ साथ चल रही है। पहली बार अंग्रेजों ने स्वीकारा कि यार भारतीयों को संविधान देने की बात बोलनी चाहिए, नहीं तो कल को ये विचर गए तो इन भारतीयों से लड़ेंगे या फिर युद्ध लड़ेंगे, जर्मनी, जापान, इटली से लड़ेंगे, भारतीयों से लड़ेंगे, ये लफड़ा हो गया। इसलिए अगस्त का महीना था वो, और उस अगस्त के महीने में सन 1940 में पहली बार, सन 1940 में पहली बार एक व्यक्ति था जिसका नाम था लिनलिथगो। ये उस समय का वायसराय था। लिनलिथगो से ऐसे याद रखना, इसने कहा था कि बेटा भारतीयों तुम्हारा संविधान तुम्हारे द्वारा ही होगा, हम गो हो जाएंगे यहां से। बोला था कि नहीं बोला था? पहली बार अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी डन बाय इंडियंस? अगस्त 1940 में लिनलिथगो के द्वारा। क्यों बोला था वो बात मैं बताना चाह रहा था, क्योंकि क्या हो गया था? वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, विश्व युद्ध सेकंड वाला। अंग्रेज फंस गए, हमें गोली दी इन्होंने कि भाई तुम्हारा संविधान दे देंगे, शांत रहो, हमें युद्ध जिताओ पहले, फिर बाद में तुम्हें ये बताएंगे। लेकिन इन्होंने बात तो स्वीकार की, हमारे लिए अच्छी बात थी, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका टाइम और कंडीशन कौन बताएगा? हम बताएंगे, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट बताएगी कि अंग्रेज लोग बताएंगे कि हम भारतीय कब संविधान बनाएं। समझ रहे हो इस बात को? अब हम लोग सारे अंग्रेजों की पार्लियामेंट की तरफ देख रहे थे कि ये लोग कब बताएं हमें कि भाई भारतीयों का संविधान कब बनाना है। एक और चीज मैंने बता दी थी तुम्हें कि जब इन्होंने संविधान देने की बात कही, उसी समय में मुस्लिम जो लीग है, मुस्लिम लीग, इस मुस्लिम लीग ने भी हाथों हाथ किसकी मांग कर ली थी? पाकिस्तान की मांग कर ली थी। जब दे रहे हैं तो मांगने में क्या जा रहा है? इन्होंने कहा था अगस्त 1940 में जब ये बात बोली, तब 1940 में लाहौर में अधिवेशन बुला के कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, आप संविधान दो तो देश के लिए अलग देना, हिंदुस्तान के लिए अलग देना, पाकिस्तान के अलग देना, ऐसे इनकी मांग थी। अब हमारे लोग वेट कर रहे थे कि कब बताएं कि भारत संविधान बनाए। वेट करते करते भाई साहब 40 भी निकाल दी पूरी, और 42 आ गई, 1942 आ गई। हमारे नेता वेट कर रहे थे कि कब ये बनाए और कब हम बनाएं। हम उनकी कलम मचल रही थी, उनकी कलम मचल रही थी। आप भी अपने आप को उस समय के नेताओं के मानना, क्योंकि वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं। आप एक चीज सोचो, यदि 1947 में हम आज़ाद हुए और उस समय संविधान बना, तभी तो हमारे इतने सारे नेताओं का नाम हुआ। अम्बेडकर जी को हम तभी तो याद करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब का नाम कब आता है? जब संविधान का नाम आता है। सोचो अंग्रेज लोग 10 एक साल और लेट कर देते तो इन सब का नाम होता है क्या?
कई लोग चले जाते, अम्बेडकर जी जैसा योगदान देने वाले व्यक्ति हमें नहीं मिलते, क्योंकि 1957 में तो अम्बेडकर जी की मौत हो गई थी। और उन नेताओं के, यदि आप भी उस समय के नेता होगे तो ये चीज सोचोगे कि नहीं कि यार अंग्रेज अभी यदि अपने संविधान बनाने के लिए कह देते हैं तो हम संविधान बनाएंगे, हमें अपने मनपसंद की पद मिलेगा, और अभी कोई भारतीय ऐसा नहीं जो हमें ऐसे चैलेंज करे, हमें बड़े बड़े पद मिलेंगे और अच्छा योगदान होगा हमारे अकॉर्डिंग, हम संविधान बनाएंगे, हमारा नाम होगा, लोग हमें पढ़ेंगे। जितेंद्र स्वामी नाम का एक मास्टर होगा जो बच्चों को पढ़ाएगा हमारे बारे में कि ऐसे ऐसे संविधान था। बोलो सोचा होगा कि नहीं? तो उनकी कलम मचल रही है कि नहीं मचल रही संविधान लिखने के लिए? उनकी कलम मचल रही थी। अब वेट कर रहे थे तो 1942 आ गए। 1942 में अंग्रेजों ने संविधान बनाने के लिए एक मिशन भेजा हमारे यहाँ पर, एक प्रस्ताव भेजा, और उस प्रस्ताव का नाम पक्का आपने सुना होगा कभी ना कभी। उस प्रस्ताव का नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव जो है, या क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं इसको, ये 1942 के अंदर आया। इसका नाम क्रिप्स प्रस्ताव इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो अध्यक्ष था, चेयरमैन जो इसका बनाया गया, वो एक अंग्रेज था जिसका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इस स्टेफर्ड क्रिप्स की वजह से ही इस प्रस्ताव का नाम भी क्रिप्स प्रस्ताव ही पड़ा था। समझ गए क्या? अब क्रिप्स प्रस्ताव भारत आ रहा है, भारत आकर के अपनी रिपोर्ट दे रहा है, और रिपोर्ट में हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि देखिए क्या बताता है और कैसे हमें संविधान बना रहा है। हमारे अंदर थोड़ी सी खुशी की लहर है कि चलो संविधान बनाने का मौका मिल रहा है हमें। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। अंग्रेज हैं ये, गोली देने में एक नंबर के बदमाश आदमी है। गोली दे करके हमें बहुत सारा समय और गुलाम बना के रखा था इन्होंने, नहीं तो कब क्या आज़ाद हो जाते। सन 1930 के अंदर हमने आज़ादी का दिवस मना लिया था 26 जनवरी को, लाहौर के अंदर तिरंगा फहरा के। सोचो गोली दे करके 47 तक रह गए ये लोग, केवल गोली दे के, मीठी गोली दे। च्युइंगम खिलाते थे बढ़िया वाले, हम चबाते रहते थे बढ़िया। सोचो सेंटर फ्रेश से भी बढ़िया वाली लाते थे, पता नहीं कहाँ से लेके आते। और ज़्यादा ही आवश्यकता पड़ती थी तो अंग्रेजी लेके आते थे। लो आराम से, भारतीय शांत हो जाओ। हमारे राजा महाराजा थे उस समय, राजा महाराजाओं का क्या था, राजा महाराजा मौज करते थे उधर से। तो ये सब जो चल रहा था, इस सब के बीच, इन सब के बीच मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ा रहा हूँ। यदि हमें ऐसा लगे कि वास्तव में हम भारतीयों के लायक है ये, तो बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना, क्योंकि गोलीबाज आदमी है। हमारा पूरा फायदा होना चाहिए इसके अंदर। ध्यान रखना, हमारी डिमांड थी कि हम भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा संविधान, और अंग्रेज लोग मान चुके हैं कि भारतीय बनाएंगे। और मुस्लिम लीग क्या मांग रही है? पाकिस्तान। सबसे पहले मुस्लिम लीग ने पूछा स्टेफर्ड क्रिप्स से, तो सारी बात खत्म कर, पाकिस्तान है कि नहीं है तेरी रिपोर्ट में? मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, पाकिस्तान नहीं है। बस मुस्लिम लीग बिचर गई, और पाकिस्तान नहीं रहा, पाकिस्तान, आई वांट सेपरेट पाकिस्तान, पाकिस्तान। और नाचने लगी, नहीं मैं तो नहीं मानो, पढ़ो ही नहीं रही, वो माटी में लौट गई। भाई साहब मुस्लिम लीग वाले इधर बिचर गए। हमने सोचा यार मुस्लिम लीग बिचर गई, हम सोच रहे अपन भी देख लेते अपने लिए भी कुछ है कि नहीं है। अपने लिए कुछ होगा तो फिर देखेंगे मुस्लिम लीग को शांत करें कि नहीं करें। अपने लिए नहीं होगा तो हम भी इसके साथ नाचेंगे हम भी उछलेंगे। तो हमने देखा चल बता क्या है इसमें। इसने अपनी रिपोर्ट में भाई साहब दो बातें बोली। क्या बोला सुनो, ध्यान से सुनना और फिर विचार करना इस पे। इसने बोला कि ठीक है भारतीयों, पूरे भारत के लिए तुम संविधान बना लेना, लेकिन वो जो संविधान होगा वो जब तक होगा जब तक युद्ध होगा, तब तक, युद्ध के दौरान तक चलेगा वो संविधान। युद्ध कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो 45 में खत्म हुआ था। ऐसा लग रहा था 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन कितने साल चल गया, तो हमें तो फिक्स भी नहीं है कि कब खत्म होगा ये। इन्होंने बोला कि संविधान बना लो, युद्ध चलेगा तब तक संविधान चलेगा। एक तरफ युद्ध खत्म, तुम्हारा संविधान ऑटोमेटिक खत्म। उसके बाद दूसरा संविधान बनाना, जो युद्ध के बाद का संविधान होगा, आफ्टर वॉर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो बाद में बनाना। ये 2 बात बोली। अब मेरे हिसाब से ये बात ऐसी हुई जैसे अंग्रेजों ने दोनों हाथों में लड्डू ले लिया, बढ़िया वाला। हम बनाएंगे तो भी अंग्रेजों का फायदा, नहीं बनाएंगे तो भी अंग्रेजों का फायदा। यदि हम बनाते हैं तो युद्ध खत्म, संविधान खत्म, अंग्रेज फ्री, युद्ध खत्म हो गया, अंग्रेज फ्री हो गए कि नहीं। अब हमें ये संविधान बनाने देंगे क्या? आ जाओ भारतीय बेटा, हो किधर से बनाते हो देखें। तो फिर ये गारंटी है कि बाद का संविधान बनाने देंगे। और हम यदि नहीं बनाते हैं तो अंग्रेज तो ये कहने लायक तो है ना, अंग्रेज तो चाहते ही नहीं कि हम बनाएं। बोला हमने तो कहा था बना लेते, तो बोलो दोनों हाथ हम लड्डू हो गया कि नहीं हो गया। और क्या हम भारतीयों को इस रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि भाई साहब मामला ही गड़बड़ दे रखा है। हम भारतीयों ने सोचा अच्छा बेटा गोली दे रहा है, हम सोचे कैसे विरोध करें। हमने सोचा मुस्लिम लीग पहले से ही नाच रही है, हम मुस्लिम लीग को जाकर के बोले अच्छा पाकिस्तान ही नहीं मिला तेरे को, बहुत बुरी हुई है।
बहुत बुरी पाकिस्तान नहीं मिला, नाच और उछल रो जोर जोर से रो, पाकिस्तान नहीं मिला, देखो पाकिस्तान नहीं मिला इसको। और उसको बोला और विरोध कर, हम अपने पे क्यों ले। क्रिस्ट बोल रहा है मैं, बोलो भारतीय बना रहे हो संविधान, नहीं 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 बनाए, क्यों, ये देखो इसको शांत करो, पहले इसको जाके शांत करो। अब अंग्रेज लोग इसको शांत कर रहे, हम पीछे से और आग लगा रहे हैं, शांत नहीं, शांत नहीं, पाकिस्तान नहीं मिला तेरे को, सोच ये और उछल रही भाई साहब। तो हमने सारी बंदूक इसके कंधे पे रख दी और बढ़िया वाली गोलियां चला दी अंग्रेजों पे, ले बेटा हम पाकिस्तान, हम नहीं बना रहे संविधान क्योंकि मुस्लिम लीग का विरोध हो रहा है। तो बड़ी बात, क्रिप्स प्रस्ताव के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया, कारण मुस्लिम लीग का विरोध हुआ। मुस्लिम लीग का विरोध का कारण था क्योंकि इसने पाकिस्तान की मांग पूरी नहीं हुई, खत्म। अब अंग्रेज भी ये चाहते थे, बोले ठीक है जाओ बाढ़ में, हम तो युद्ध लड़ रहे हैं। अब भाई साहब हमारा दिमाग खराब, बोले यार ये तो नहीं दिए। और दूसरी बात, सन 1939 में हमारे एक बहुत बड़े नेता थे जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। गांधी जी के बहुत तगड़े भक्त थे, गांधी जी की वजह से इतने बड़े नेता बने थे, गांधी जी की वजह से कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और गांधी जी के विचारों पर चलने वाले थे। गांधी जी ने सोचा मैं बोलूंगा वैसे ही करेंगे। और गांधी जी क्या बोलते थे, लड़ने की बात बोलते थे क्या, नहीं, प्यार प्रेम से, हम लोग प्यार प्रेम से बातें करते थे। आज गांधी जी की छवि को बहुत भयंकर खराब कर रखा है पढ़ने, लेकिन वास्तव में हमें खराब नहीं करना चाहिए। यदि मैं अब तुम्हें बोल भी रहा हूं ना, तो ये मत सोचना मैं उनकी छवि खराब कर रहा हूं, बहुत बड़े योगदान था उनका। आप ये मान के चलो कि हम कभी दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे जब छोटा बच्चा जाता है, या हम से कभी छोटे बच्चे हुआ करते थे, एक छोटा बच्चा अपने दादा के साथ दुकान पे जाता है, चलो कोई सामान खरीदने जाएंगे, तो बच्चे के अक्सर क्या होती है, जुनून होता है कि मेरे को ये टॉफी चाहिए जल्दी दो, मेरे को ये टॉफी जल्दी दो। दुकानदार को बोल, बहुत सारे और भी कस्टमर है उसके पास, वो बोल रहा है रुक जा यार, मेरे को ये काम है, ये काम है, दे दूंगा, अभी दूंगा दूंगा, वो कह रहा है कि दूंगा, लेकिन हम जल्दी कर रहे हैं, नहीं चाहिए चाहिए, रो रहे हैं हम, जल्दी रो रहे हैं, बहुत भयंकर। दादाजी कह रहे हैं रुक बेटा रुक, मिल जाएगी मिल जाएगी। दादाजी दिलाने का काम भी कर रहे हैं कि हाँ भाई, दुकानदार को भी मैनेज करें कि यार जो थोड़ा जल्दी करके दे दे, देखिए रो रहा है, और हमें भी शांत करें और वो भी काम करें, लेकिन हम जल्दी कर रहे हैं। हमारी जल्दी की वजह से दादाजी ने हमें कंट्रोल किया, लेकिन उनको भी मैनेज किया, इसलिए हमारी जल्दी की वजह से दुकानदार ने हमें जल्दी सामान तो दे दिया। उसमें दादाजी का भी योगदान हुआ क्योंकि वो हमें वहां तक लेके गए, और हमने जल्दी की तब वो उन्होंने भी दिया और मैनेज किया। स्वयं वही काम गांधी जी ने किया था। जो हमारे खतरनाक लोग थे, हमारे खतरनाक लोग थे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बड़े ऐसे थे कि नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए, लेकिन वो हमें दादाजी की जगह संभाल रहे थे। हाँ देंगे देंगे, मैं बात कर रहा हूँ उधर, जल्दी हमारी भी थी जिसकी वजह से उन्होंने दिया, लेकिन मैनेज वो भी कर रहे थे कि भाई साहब कहीं लेवाड़ी देवाड़ी नहीं हो जाए, दुकानदार जाते थप्पड़ ना ठोक दे, और फिर बच्चे तो बच्चे हैं, भाई साहब पत्थर उठा के क्या पता दुकानदार को फोड़ दे, तो ये ना हो, वो काम किया था उन्होंने, बड़ा योगदान था। ऐसे ही थोड़ी नोटों पे आ जाएंगे यार, ऐसे ही थोड़ी आएंगे नोटों पे। हम लोग आज बहुत बहुत, मेरे को लगता है देश में बहुत माहौल खराब है कि हम गांधी जी की छवि को बहुत भयंकर खराब करते हैं। आदमी कभी खराब भी हो ना, घर का कोई बड़ा आदमी है और उसकी मार्केट में समाज में इज्जत है और घर में इज्जत नहीं है, तो क्या घर वालों को बाहर जाके बुराई करनी चाहिए क्या? नाम मात्र की इज्जत तो कैसे भी है, मतलब है, उनकी वजह से हमें जानते हैं लोग, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचो दुनिया में, दुनिया के यूनिवर्सिटियों के अंदर उनके लेसन चलते हैं और उनके लोग पढ़ते हैं, कहीं पे भी जाके तुम ये बोलोगे हम इंडिया के, इंडिया नहीं पहचाने, ये बोलना मैं गांधी के देश का हूँ, तुरंत पहचान जाएंगे, अच्छा गांधी के देश के हो तुम, तुरंत पहचान जाएंगे, ये हैसियत है उस बंदे की। तो जब बात आई सुभाष चंद्र बोस की इस समय में, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कहा कि देखो अंग्रेज युद्ध लड़ रहे हैं और हमें अंग्रेजों को इसी समय ठोकना चाहिए, और देखते हैं ये युद्ध लड़ते हैं हमसे लड़ते हैं। अच्छा विचार था इनका, दबाव बनाने का, लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ठोको मत, ये मत करो। उन्होंने प्यार प्रेम की बात की। गांधी जी के भक्त थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन फिर भी बोले। इस वजह से सुभाष चंद्र बोस नाराज हो गए थे, गांधी जी भी सुभाष चंद्र बोस से नाराज हो गए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग पार्टी बना ली थी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था, तुमने नाम सुना हो तो। और वहां जाकर के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के माध्यम से अंग्रेजों पे दबाव बनाया, और तब जाकर के अंग्रेजों ने ये बात कही कि हाँ ठीक है तुम्हें दे देंगे। गांधी जी की थोड़ी सी जीत थी कि उन्होंने हमें शांत किया, तब ये जीत थी। लेकिन अब जो ये क्रिस प्रस्ताव में उन्होंने गोली दे दी ना, अब गांधी सोच रहे हो यार बहुत बुरी हुई, बोले यार ये तो मैं तो कह रहा था देंगे देंगे, लेकिन ये तो ये दे रहे हैं, और अब मैं तो भारतीयों को रोक भी लिया और ये तो दे भी नहीं रहे आजादी, बहुत बुरा हो ना, संविधान दे रहे, बहुत बुरा हुआ। तो भाई साहब गांधी जी ने क्या किया, बोला अब देखो अंग्रेजों में तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। गांधी जी ने एक प्लान बना लिया, एक आंदोलन चलाने का। उस आंदोलन का नाम तुमने सुना होगा, बहुत भयंकर वाला, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। सुना था कि नहीं सुना, बोलो तुमने?
और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो चला, क्विट इंडिया मूवमेंट चला, वो गांधी जी ने आंदोलन की प्रारूप बना ली 1942 में चला अगस्त में, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। प्लान गांधी जी ने बना तो लिया, लेकिन कांग्रेस वाले जो लोग हैं, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू भी गांधी जी से नाराज थे कि नहीं आपने पहले हमने कहा था जब तो तुमने किया नहीं, आपकी वजह से ये गोली दी है, नहीं तो हम पहले दबाव देते ना तो ये गोली नहीं देते। बोले तो बोले अब आपकी बात नहीं मानेंगे, आप तो पता नहीं कहाँ क्या करोगे, मतलब गांधी पर विश्वास करना बंद कर दिया लोगों ने। और बोले ये आंदोलन नहीं चलाएंगे, खत्म। बोले नेहरू नाराज होकर भाग गया, बोले नहीं आंदोलन नहीं चलाएंगे। गांधी सोचा अच्छा बेटा तुम मेरे को हड़के में ले रहे, मैं आंदोलन का प्लान बना रहा हूँ तुम मेरे साथ ही नहीं आ रहे, साथ आएंगे कहाँ से, समझ रहे हो रूप ही ऐसा था, माहौल ऐसा दे। लेकिन गांधी तो गांधी ऐसे ही थोड़ी। गांधी ने एक डायलॉग मारा था बहुत तगड़ा इस समय, बोले कांग्रेसी हो मेरे को हड़के मत लेना, इस देश की बाड़ू माटी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं, तुम क्या मेरे को हड़के में लेते हो। बोले ऐसे, और कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना, गांधी जी की धमकी भाई साहब अंग्रेजों ने भी हड़के में ले ली थी, कभी इतिहास पढ़ोगे तब देखना, तो जिसका परिणाम भुगतना पड़ा था अंग्रेजों को। कांग्रेस वाले सोचे यार आदमी खराब है, वास्तव में तूफान खड़ा कर देगा तो कोई तगड़ा लफड़ा हो जाएगा। एक तो वो साउथ वाले लाते हैं ऐसे पैर घुमा के तूफान ले आते हैं, और इधर ये गांधी जी बोले यार, तब जाके आंदोलन में आए फिर। लेकिन कांग्रेस वालों ने समझाया कि चलो ठीक है गांधी जी हम मान गए, लेकिन जो आंदोलन करने वाले जो नेता हैं वो भाग गए नाराज होकर के, उनको हम मना के लेके आते हैं। एक काम करो, आंदोलन तो चलो ठीक है चला लेंगे, लेकिन इसके अध्यक्ष आप मत बनो। हम बोलेंगे, कांग्रेस के कुछ लोगों ने कहा हम बोलेंगे कि हम चला रहे हैं आंदोलन, इसलिए अध्यक्ष आप मत बनो, आप नहीं बनोगे तो लोग अपने आप आ जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना इस आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी नहीं थे, गांधी नहीं तो कोई नहीं, नेतृत्व विहीन आंदोलन था, विदाउट लीडरशिप। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और नेतृत्व विहीन आंदोलन चला। पता है गांधी जी ने क्या किया, नेहरू इतना खास आदमी था जो नाराज होकर भाग गया और बोला कि नहीं आऊंगा। गांधी जी ने सोचा अच्छा बेटा मेरे से दुश्मनी लेते हो, ऐसे बहुत तगड़े राजनीतिक पंडित थे गांधी जी, ऐसे ही नहीं मान सकते हम उनको, हालांकि हम नहीं ले सकते। सुभाष चंद्र बोस को हरा दिया राजनीतिक मामले में, जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उस समय कांग्रेस के अंदर उनके आपस में जब बात हो गई थी तो मजबूरन कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था, सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, कोई मत जाओ इसके साथ, कोई नहीं गया इधर। गांधी सोचे, सुभाष चंद्र बोस सोचे कांग्रेस के सारे बड़े नेता गांधी के पास चले गए, मैं कैसे काम करूंगा, एक पूरी कार्यकारिणी चाहिए उनको काम करने के लिए, नए लोगों को लेकर कार्यकारिणी कैसे बनाई जा सकती है, तो मजबूरन उनको ये करना पड़ा। तो राजनीतिक पंडित बहुत तगड़े थे। अब इस पंडित ने क्या किया पता है, सारे लोग बैठ गए चलो भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे हैं। गांधी पीछे हट गया कि नहीं मैं तो अध्यक्ष ही नहीं हूं, तुम चलाओ आराम से, पीछे बैठे। सब बोल रहे हैं चलो ठीक है, आंदोलन की रूपरेखा कौन बनाएगा, रूपरेखा मतलब प्लानिंग, कल को ना प्लानिंग बनेगी और यहाँ पर मामला होगा, आंदोलन चलेगा, और अंग्रेज लोग जब ठोकेंगे ना तो पहले ये बात बोलेगा आंदोलन के प्लान किसने बनाया था बताओ, और जो आंदोलन का प्लान बनाएगा उसको अंग्रेज ज्यादा ठोकेंगे, पहले पकड़ के ले जाएंगे, कौन था रे ये प्लानिंग करने वाला, ऐसे बोलेंगे। अब बात चली आंदोलन की प्लानिंग कौन बनाएगा, गांधी जी ने पता है क्या कहा, अरे यार इस जवाहरलाल नेहरू से अच्छा आदमी को कौन मिल सकता है प्लानिंग बना ली, ये बनाएगा आदमी, इतना अच्छा आदमी यार, ये पूरी रूपरेखा आंदोलन की ये बनाएगा। नेहरू सोचे अच्छा बेटा बहुत बुरी करी अब बांस पे चढ़ा दिया, मना भी नहीं कर सकता है, लेकिन वो मेरे से अपन से बोलेगा, अपन से पंगा लेगा, तो पंगा ऐसा लिया कि भाई साहब वास्तव में रूपरेखा उधर से बनाई। आंदोलन चला, आंदोलन में गांधी ने एक नारा दिया था करो या मरो का, डू एंड डाई का, इतना बड़ा प्रोग्राम चलाया, तब चलाया जब हमने ये सब नहीं दिया, अंग्रेजों पर और दबाव बढ़ाया। इतने में हम लोग इतना भयंकर आंदोलन कर रहे थे भाई साहब कि उधर तो अंग्रेज लोग उधर दूसरे देशों में लड़ाई लड़ रहे थे कि कई देशों के अंदर, वहां पर अंग्रेजों के फौजी मर मर के जा रहे थे भाई साहब वहां ब्रिटेन में। इधर हम भारतीय आंदोलन के बहाने से छात्र लोग भी, तुम्हारे जैसे लोग भी भाई साहब, जहां अंग्रेज दिख गए, अंग्रेजों का ऑफिस दिख गया, ले धड़ाधड़ दे लो, और अंग्रेजों की बना देते पूरी रेल। बड़े बड़े कार्यालय थे अंग्रेजों के ऑफिस थे, वहां अंग्रेजों को कूट पाट करके तिरंगा लगा दिया करते थे, बहुत बुरा भयंकर मार रहे थे। बापड़ी अंग्रेजनियां इतना चौथ का वर्त नहीं कर रही थी, उससे ज्यादा उनके पति वहां पहुंच रहे थे, बोले बहुत बुरी आ रही थी। अब ब्रिटेन में डबल आ रहे हैं, एक तो भारत से भी मरने वाले आ रहे हैं, एक युद्ध लड़ के भी मर के आ रहे हैं, ब्रिटेन वाले बड़े दुखी हो गए। अब दुखी इस बात से ज्यादा थे, आज हमारे फौजी मान लो लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए लड़के, देश के किसी क्षेत्र में लड़के और शहीद होंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे बढ़िया वाला, लेकिन हमारा फौजी बिना ही मतलब किसी दूसरे देश में जा रहा है और वहां लड़ रहा है, हम फौज हमारी है और दूसरे देश में उन देशों के लिए लड़ रहा है, वहां अपना कोई मतलब नहीं है, और वहां हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं और हमारे देश में शहीद होकर के आ रहे हैं, हम नाराज नहीं होंगे? पहले मोदी को पकड़ेंगे बात की
क्या हो रहा है उधर, क्यों भेजा सेना को, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं क्या, वो क्या लेने गए थे उधर, टिंडी से लेने गए थे। दबाव बनाएंगे सरकार पे भाई साहब। सेम ऐसा ही ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस समय चर्चिल, इस चर्चिल के ऊपर दबाव बना दिया हमने कि ओ चर्चिल क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। चर्चिल दबाव में आ गया, यार क्या करें, तो बहुत बुरा हो रहा है, क्या करें। इतना भयंकर, गांधी जी को आंदोलन के दौरान उठा करके जेल में भी डाल दिया था। एक किला था आगा खान का किला, उसके अंदर बंद कर दिया था गांधी जी को, और वहां पर भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे गांधी, जहां पर भी जाते थे भूख हड़ताल, बोले यार ये तो बहुत बुरा हो। और गांधी से अंग्रेज इतने परेशान थे। एक बार क्या हुआ कि चर्चिल फोन करता है भारत में, और भारत में उस समय में वायसराय था वेवेल, उसको फोन करता है कि भाई ये क्या हो रहा है, भारत से तो कम से कम रोक, इतनी लाशें आ रही हैं, ये दुनिया से लड़के आ रही है, वो तो देश वाले परेशान कर रहे हैं, भारत को तो संभालो कम से कम। बोला नहीं समझ में नहीं आ रहा। बोला कौन समझ में नहीं आ रहा, बोले मेरे एक आदमी समझ में नहीं आ रहा, ये गांधी समझने में नहीं आ रहा। बोले यार ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। बोले अब क्या कर रहा है, बोले भूख हड़ताल पे बैठा है। बोले एक काम कर, बैठा ही रहने दे, खाना खाने ही मत दे उसको, मरी जाने दे, टपका दो उसको। अब भाई साहब गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, हाँ भूख हड़ताल पे बैठे थे, उधर जेल के अंदर तैयारियां चलने लगी, वो निकालने की, अंतिम यात्रा निकालने की, शव यात्रा निकालने की तैयारियां चल रही थी। गांधी ने पूछा रहे यार ये क्या हो रहा है, कि कौन खत्म हो गया, बोले जो ये तैयारियां कर रहे हो। बोले अभी तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कोई खत्म होने वाला है, बोला इसलिए हम ये तैयारियां कर रहे हैं, कोई भूख हड़ताल बैठा है और वो सलटने वाला है, इसलिए हम तैयारियां कर रहे हैं। गांधी ने बोलो बेटा वो तो खत्म करो, जान है तो जहान है, फटाफट खाना लेके आओ, बोले मेरे को भूख लग रही है। और वास्तव में इतना भयंकर दबाव डाला, ये सब किया, गांधी जी आज जेल में रहे फिर भी, और समय बढ़ता गया ऐसे करते हुए 45 आ गई। 45 आते आते चर्चिल का कार्यकाल खत्म होने को आया 1945 के अंदर, और इसका कार्यकाल खत्म होते होते पता है विपक्ष इधर भी है जैसे हमारे यहां पर है। आज मोदी गलत काम करेगा, दूसरे कांग्रेस वाले प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे कि हम ये करेंगे वो। दूसरा जब चुनाव हो रहा था 45 में चुनाव, इसका कार्यकाल खत्म होकर अगला कार्यकाल आ रहा था, उस समय यहां पर एक विपक्ष का नेता था, इसका नाम था एटली, ये अपोजिशन लीडर था दूसरी लेबर पार्टी का, लेबर पार्टी थी कोई वहां पर उसका, हाँ। इस एटली ने क्या कहा पता है, यदि ब्रिटेन वालों तुम मेरे को जिता दोगे तो एक तो मैं सेकेंड वर्ल्ड वार से अपने आप को हटा लूंगा, ये युद्ध से ब्रिटेन को हटा लूंगा। अच्छा काम होगा कि नहीं होगा, ब्रिटेन वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे। और दूसरा, भारत से कितने सारे लोग मर के आ रहे हैं, मैं भारत को आजाद भी कर दूंगा। बोलो भारत वाले भी खुश हुए कि नहीं हुए। अब अपन को अंग्रेजों को मारना चाहिए या फिर इसके चुनाव प्रचार करने चाहिए, क्योंकि ये यदि जीतेगा, इसने क्या बोला है कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया तो भारत को आजाद कर दूंगा। भाई साहब भारतीय लोग चले गए तख्ती पार्टी ले लेकर के, इटली का नाम लिख के, इसको वोट देना, इसको वोट देना, हमने इसके चुनाव प्रचार किए। और हकीकत में अगला पीएम कौन बन गया, इटली। हम जब आजाद हो रहे थे उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इटली था। और जब इटली प्रधानमंत्री बना तो फिक्स हो गया कि हमें आजाद करेंगे, ये एक रास्ता तैयार हो गया। और तब तक 46 आ गया, इटली ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से एक प्रस्ताव भेज दिया हमारे लिए कि हम संविधान कैसे बनाएं। और वो जो प्रस्ताव हमारे लिए आया, वो प्रस्ताव का नाम ये आ गया तुम्हारे सामने, कैबिनेट मिशन। ये रहा भाई, ये कैबिनेट मिशन आ गया। कैबिनेट मिशन 1946 क्यों आया पता चल गया। ये इसलिए आया, इटली ने इसलिए भेजा कि भारतीय लोग अपना संविधान कैसे बनाएं, ये जाकर के हमें बताने वाला था। इसको कैबिनेट इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो आदमी थे 3 आदमी थे टोटल, और ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर थे। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है मैंने तुम्हें बता ही दिया था, हमारे भारत में भी होते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, इसलिए इनका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। इसमें 3 आदमी थे, एक तो पैथिक लॉरेंस जो कि इसका अध्यक्ष था, एक सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो पहले भी आ चुका था, इसको बोला बेटा तेरे को पता है क्या क्या हुआ था वहां पर, इसलिए जाना और वहां पर मैनेज करना। और एक था एवी अलेक्जेंडर। तीनों का नाम याद रखना, कई बार प्रश्न पूछा हुआ, सीधा जाते ही पूछ देगा, तुम्हें एग्जाम में बैठोगे और उसी समय पूछ लेगा बताओ निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का मेंबर कौन सा नहीं था या फिर था। तो उस समय तीनों का नाम याद रखना है, ऐसे प्रश्न याद। आपसे पूछ लेगा भारतीय संविधान कौन से मिशन के अनुसार बना था, कृषि प्रस्ताव कब आया था, ऐसे प्रस्ताव पूछ लेगा आपसे। एक पूरी यात्रा हम पढ़ना, ये नोट्स पढ़ते हैं हम लोग, वन लाइनर निकालते हैं, धड़ाधड़ निकालते हैं, वो आजकल जमाना गया, उसमें से नहीं आते हैं। उसमें से मुश्किल से 1 2 5 आ जाएगा, उसको कर लोगे हम कवर, उससे नौकरी नहीं लग पाएंगे। आजकल निचोड़ पूछ रहा है हमसे, और निचोड़ ये हमें जीवन भर के लिए काम आएगा। जरूरी नहीं आप जिसकी तैयारी करो उस जगह ही लग जाओ, लेकिन हर एक दिन आप आगे आने वाले एग्जामों के लिए तैयार हो रहे हैं।
हो सकता है कभी तुम आज छोटी सी एग्जाम के लिए तैयारी करके कभी बहुत बड़ी एग्जाम भी फाइट कर जाते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो जब भी पढ़ते हैं वो तरीके से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। इसलिए शिक्षक जो होता है वो आपको जब भी पढ़ाता है वो कोशिश करता है कि आपको वो जहाँ से गुजार रहा है उस माहौल को तो आपको कम से कम पूरा बताए वो, कि वहाँ तो कम से कम तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, जिस सिद्धि को वो तुम्हें सिद्ध करवा रहा है कम से कम उसमें कोई दिक्कत नहीं आए तुम्हें। फिर तुम ये कह सको ये मेरा है, ये नहीं है उसको बना लूँगा मेरा, कम से कम ये तो मेरा है। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, जो पॉलिटी पढ़े है ना मेरे से, किसी भी युद्ध में उतार देना उसको, किसी भी मैदान में उतार देना, इस जगह पर विश्वास रखना अपने आप पे बस। क्यों चलते हैं आगे, देखो कैबिनेट मिशन जो अपनी सिफारिशें दिया, इसने 16 मई को अपनी सिफारिशें दी, और ये सिफारिशें यदि आपको अच्छी लगे तो ही इसके अनुसार संविधान बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना, समझ रहे हो। और ये सिफारिशें अच्छी मुस्लिम लीग को भी लगनी चाहिए, जिसने क्या बोला है पाकिस्तान। सिफारिशें क्या थी सुनो ध्यान से। इसने कहा पहली बात, संविधान सभा जो है वो भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी। भारतीय संविधान का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होगा, एक संविधान सभा के द्वारा होगा, ऐसा बोला, संविधान सभा के द्वारा। यानी संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों की एक टीम होगी, वो संविधान बनाएगी, एक दो जने नहीं बनाएंगे मिलकर के, या भारतीय मर्जी से नहीं बनाएंगे, संविधान सभा बनाएगी। वो संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, हम लोग बनाने वाले थे वोट दे करके, ऐसा इन्होंने बोला। दूसरी बात बोली, संविधान सभा में कुल कितने आदमी होंगे, बहुत बड़ा नंबर 389। अब ये आदमी ऐसे मन से फिक्स नहीं कर दिया था इन्होंने, ये पहले कैबिनेट मिशन आकर के भारत में पूरा सर्वे किया इन्होंने, और भारत में जाकर के जहां पर भी 10 लाख लोग हो गए वहां पर एक आदमी बना दिया, जहां 10 लाख लोग हो गए वहां पर एक आदमी बना दिया, ऐसे 10-10 लाख लोगों पर एक एक आदमी बनाया, तब जाके सीट जाके कितनी हुई थी। और इन सीटों को भी 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांट रखा था ऐसे। अब 3 भागों में कैसे बांटा वो सुनना, क्यों बांटा, क्योंकि हमारा देश उस समय 3 भागों में बटा हुआ था, तो 3 जगह से ये लोग आने वाले थे, 389, इसलिए 3 भागों में बट गई संविधान सभा। जैसे आज हमारा देश 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हम लोकसभा में बोलते हैं ना, राज्यसभा में लोकसभा में बोलते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 20 आएंगे और राज्यों से कितने आएंगे, 530 आएंगे। ऐसे उस समय में भी हमारा देश 3 भागों में बटा हुआ था। देश का एक क्षेत्र तो ऐसा था जो ब्रिटेन के अंडर में था पूरी तरीके से, जिसको हम ब्रिटिश प्रांत बोला करते थे, समझ रहे हो। अंग्रेजों ने कहा कि ब्रिटिश प्रांतों से जो है वो 292 लोग आएंगे, 292 लोग ब्रिटिश प्रांतों से आएंगे। और क्या कहा, 93 लोग जो है वो देसी रियासतों से आएंगे। मतलब देश का कुछ ऐसा हिस्सा था जो राजाओं के अंडर में था, हालांकि वो भी अंग्रेजों के अंडर में जरूर थे, लेकिन वहां पर राजाओं की चलती थी, वो राजा लोग वहां से भेजने वाले थे। इसलिए 93 सीटें देसी रियासतों से फिक्स की गई, और 4 केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यूनियन टेरिटरी, या इसको चीफ कमिश्नर क्षेत्र भी बोला गया था। आज कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आज वाले तो बदल जाएंगे, कभी 9 थे 8 हो गए, कभी 7 थे 9 हो गए थे, लेकिन भाई साहब ये बदलेंगे क्या कभी। अंग्रेजों के समय में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, वो उस समय थे, तो आज भी यही रहेंगे, क्योंकि ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि कभी थे, इतिहास था। तो आपको पता होना चाहिए अंग्रेजों के समय में वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो सुनो, एक तो था अजमेर, आप नालो अजमेर राजस्थान, और इसको हम मेरवाड़ा भी बोलते थे, मेरवाड़ा। तो अजमेर या मेरवाड़ा एक ही बात है। दूसरा था कुर्ग, जो कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है वर्तमान में, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक था बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग है जो पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश था। और एक दिल्ली, जो आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे करते हुए 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, चारों को घोट के पी जाना। क्लियर एकदम। ऐसे आप 4 + 292 + 93 करोगे, तब टोटल कितने होंगे, समझ गए क्या देश कैसे 3 भागों में बटा हुआ था। संविधान सभा में ये लोग आने वाले थे। और क्या बोला इसने, देखो, संविधान सभा के सदस्यों को जनसंख्या के आधार पर होंगे लगभग 10 लाख पे एक, जो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। और इसने क्या कहा, देखो, और इसने कहा कि प्रांतों की जो सीट है वो 3 प्रमुख समुदाय में बांटी जाएंगी। प्रांतों की सीट प्रमुख 3 समुदाय में बांटे जाएंगे। समुदाय कौन सा, मुस्लिम, सिख व सामान्य। कुछ जो है वो मुसलमानों को सीट दी जाएंगी, कुछ सिखों को दी जाएंगी, सामान्य में सब जो आ गए उनको दे दी जाएंगी। अब कितनी कितनी दी जाएंगी, तो इसके लिए बोला गया है कि ये जनसंख्या के अनुपात में, और जनसंख्या का अनुपात भी एक देखना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर
इक्वल लीडरशिप के अकॉर्डिंग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर और किस आधार पर, एकल संक्रमण मत प्रणाली के द्वारा इसका बांटा जाएगा। ये प्रणाली का नाम तुमने पहले कभी सुना है क्या? एकल संक्रमण मत प्रणाली का अनुच्छेद 55 सुना है क्या तुमने? राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, देखो सबका समान अधिकार होता, उसके लिए था कि नहीं था? इस आधार पे उन्होंने बोला कि ये चुनाव प्रणाली इस आधार पे होगी। सोचो, अंग्रेजों ने हमसे इसका परिचय करवा दिया था, और ऐसे करते हुए इन समुदायों को ये सीट मिलेगी। पांचवा अंतिम सिफारिश इसने बोली कि संविधान जब तक बन जाएगा तब तक हम तो चले जाएंगे, संविधान तुम बनाओगे। लेकिन एक तरफ तो अंग्रेज गए, दूसरी तरफ हम संविधान के अनुसार देश चलाएंगे, लेकिन अभी तो संविधान बन ही तो रहा है। तो जब तक संविधान बन के संविधान के अनुसार देश चलेगा और अंग्रेज चले गए, उस बीच कैसे चलाएंगे देश को? समझने वाली बात है कि नहीं है भाई? अंग्रेज चले जाएंगे और संविधान बनने में टाइम है, तो जब तक संविधान नहीं बनता तब तक कौन चलाएगा? इसके लिए अंग्रेजों ने कहा कि तुम लोग एक फाइनल गवर्नमेंट बना लेना, अंतिम सरकार बना लेना, सारे दल मिल करके बना लेना अंतरिम सरकार, जिसका एक प्रधानमंत्री बना लेना, मंत्री लोग बना लेना और इसके अनुसार कार्य कर लेना। ये बात इन्होंने बोली। तो अंतरिम सरकार की बात बोल दी और ये सारी बातें इसने सिफारिश में कर दी। ये सब बातें थी। अब बताओ हमें इस रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमें क्या चाहिए था? संविधान भारतीयों द्वारा बनाएंगे, भारतीय हैं कि नहीं है? हमें क्या चाहिए था कि एकदम अंग्रेजों का कोई रोल नहीं हो इसमें, संविधान जब हम बनाए और अंग्रेज चले जाएं। जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? सरकार हमारे खुद की बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? भारतीय सारे दल मिल करके बनाएंगे, ऐसे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? हमें यही तो चाहिए था। हमने बिना देर कहिए तुरंत प्रभाव से बोल दिया ओके डन डन डन। लेकिन भाई साहब डन तो तब होता ना जब इसमें पाकिस्तान होता है। क्या पाकिस्तान इसमें? पाकिस्तान फिर से नहीं, मुस्लिम लोग नाच रहे दोबारा से, ओ पाकिस्तान दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है, फिर से नाच रहे। हमने सोचा यार काम तो सही है और ये मुस्लिम लीग नाच करके मामला बिगाड़ेगी। हमने मुस्लिम लीग को पकड़ा, कोने में लेके चुप रहे। बावड़ी है क्या? ये अंग्रेज हमें देश तो देके जा रहे हैं, कम से कम ये जा तो रहे हैं यहाँ से। तेरे को क्या चाहिए? पाकिस्तान तो अपना करे ना, हम लोग डिसाइड करेंगे, अपन लोग आपस में बांट लेंगे, क्या दिक्कत है? वो नहीं दिए तो अपन खुद ही कर लेंगे, क्या दिक्कत है? मुस्लिम अच्छा ये काम सही है, अंग्रेज नहीं दिए तो क्या वो हम आपस में कर लेंगे, हाँ ठीक है ओके अंग्रेजों जाओ। तो मुस्लिम लीग को भी हमने मनाया कैसे जैसे करके, और वो भी मान गई, ठीक है बोले देख लेंगे हम बाद में, देख लेंगे, तुम्हें सब कुछ देंगे इधर, पाकिस्तान क्यों चाहिए तुम्हें? और फिर भी कुछ नहीं देना तो ले लेना पाकिस्तान, क्या दिक्कत है? और ऐसे करते हुए हमने इसको मान लिया और मान करके इसके अनुसार कार्य करना शुरू किया। कैबिनेट मिशन के अनुसार हमने कार्य किए। कार्य क्या करने थे? दो कार्य बड़े थे जो हमें करने थे। एक तो संविधान सभा का निर्माण करना था और दूसरा वो अंतरिम सरकार बनानी थी जो देश को चलाने वाली थी। यही तो बड़े काम है भाई साहब। पहले तो संविधान सभा के लिए चुनाव करवा लिया हमने जुलाई अगस्त महीने में, और जैसे लोकसभा का चुनाव होता है वैसे चुनाव हुआ। पार्टियों ने चुनाव लड़ा, मुस्लिम लीग ने भी जोर लगा दिया पूरा कि ज्यादा मेरी पार्टी की होनी चाहिए 389 में से। कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, छोटी मोटी पार्टियां और थी उन्होंने भी जोर लगाया, कुछ नॉन पार्टी कैंडिडेट थे वो भी आ गए मैदान में। और ऐसा करते हुए माहौल जब बना तो वास्तव में चुनाव का परिणाम ये हुआ कि बहुमत किसको मिल गया? कांग्रेस को मिल गया। कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीत ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि अंतरिम सरकार भी कांग्रेस ने अकेली नहीं बना ली। यहां पर किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था ना कि सभी दल मिलकर के अंतरिम सरकार बनाना, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने किसी भी दल से नहीं पूछा और अकेली कांग्रेस ने सरकार बना ली। ये दो कारण हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान की मांग और ज्यादा प्रबल हो गई। एक कारण तो मुस्लिम लीग को सीटें ज्यादा नहीं मिली, केवल 73 सीटें मिली। कांग्रेस ने 208 सीटें जीत ली एक साथ ही। तो उसको लग गया कि यहां पर मेरी औकात नहीं है, मेरी इधर चलने वाली नहीं है, मेरे को तो अलग ही देश बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा, जब अंतरिम सरकार बनी उस समय यदि कांग्रेस वाले उसको बुला लेते, कांग्रेस वाले मंत्री बनाने में मुस्लिम लीग को बना लेते, मोहम्मद अली जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बना देते, तो वो अलग पाकिस्तान मांगता क्या? लेकिन किसी एक भी आदमी को मुस्लिम लीग के को नहीं बनाया, अकेले कांग्रेस ने बना लिया। उसको लग गया कि अभी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, बाद में तो पता नहीं क्या करेंगे। ये दो कारण हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान बनना तय हो गया। और देखो क्या हुआ, अंतरिम सरकार जो बनाई वो किसने बनाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये अंतरिम सरकार के मंत्री थे जो तुम्हारे सामने है, ये रहे पहले मंत्री जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बड़ी बात।
सबसे बड़ी बात तो अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने पास विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल का जो मामला था वो रखा। ये जो मैं बता रहा हूँ वो हमारे भारत की पहली कैबिनेट बता रहा हूँ। आज कैबिनेट मंत्री होते हैं कि नहीं होते? पहले कौन थे, ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। पहली बार किसे बनाया गया था, ये बड़ी बात बताई जा रही है। और मंत्री के पास क्या होता है? कोई ना कोई डिपार्टमेंट ही तो होता है। तो ऐसे ये मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले गृह मंत्री थे, पहले होम मिनिस्टर थे, घर को संभालने का काम ये कर रहे थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और गृह का जो मामला था, और जो मामला था कृषि, ये गृह वाला उनके पास मामला नहीं था, इनके पास ही था ये, लेकिन उप मंत्री के तौर पर इनको ये थोड़ा सा दिया गया। लेकिन कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनको बनाया गया। कृषि मिनिस्टर जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर के इनको ये बात दी गई कि आप भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर होंगे, और यहां पर जो है वो उद्योगों को लेकर के भी इनके पास होगा। ये गृह मंत्री यही थे। और दूसरा डॉक्टर जॉन मथाई, हमारे पहले इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, उद्योग और आपूर्ति मिनिस्टर। पहले खेती मंत्री तो याद कर लेना, कम से कम किसान के लड़के हैं सारे के सारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गृह मंत्री, घर को संभालते हैं वल्लभ भाई पटेल। सब रियासतों को एक साथ बिठाने का काम किसने किया था? तो इसलिए इनको जरूर याद कर लेना, तुम कैसे भी करते। उसके बाद है अपने जगजीवन राम, श्रम मंत्री, मजदूर मंत्री। ये आजादी के बाद भी यही बने थे और अब भी यही हैं। जगजीवन राम नाम में ही लग रहा है ना, मजदूरों के मंत्री हैं, वास्तव में राम है, राम तो मजदूरों के होते हैं। तो यहां पर बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, ये रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर। बलदेव सिंह नाम से याद रखना तगड़ा, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। और फिर उसके बाद CH भाभा, ये बड़े वैज्ञानिक थे कि नहीं थे? हमारा ऑटोमी एनर्जी जब चलाई जाती है तो उसके अंदर काफी इनका नाम से भी चलाई जा रही है। तो ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री थे, ऊर्जा का मामला है तो रखेंगे। और लियाकत अली खान, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले वित्त मंत्री लियाकत अली खान। अब्दुल खान निस्तार, अब्दुल राब निस्तार जो है डाक और वायु मंत्री थे। इनका नाम इतनी बार नहीं पूछा गया, लेकिन इनका जरूर पूछा गया कई बार। आसिफ अली रेलवे और यातायात मंत्री थे, आसिफ अली। और इसके अलावा और मंत्री कौन कौन से थे यहां पर? आई चुंद्रीगर है ना, ये वाणिज्य मंत्री थे। और C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे पहले। और उसके बाद में शिक्षा और कला मंत्री थे गजनफर अली खान, स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगिंद्र नाथ मंडल कानून मंत्री थे। ये तो बात हुई, चलो ठीक है। लेकिन जब 1947 आई, उस समय अंग्रेजों ने एक अधिनियम भेजा था एक और कैबिनेट के अलावा, जिसका नाम था स्वतंत्र भारत अधिनियम। इस स्वतंत्र भारत अधिनियम में हमें 2 भागों में बांट दिया, भारत को आजाद कर दिया। भारत को आजाद कर दिया, एक पाकिस्तान बना दिया और एक भारत बना दिया, दो डोमिनियन स्टेट बना दिया। तो उधर चला गया वो जो हमारी जो संविधान सभा थी वो भी बट गई, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए, मुस्लिम लीग के वो सारे। और जब आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद ये कैबिनेट में भी लोगों ने बोली बात की, यार तुम्हें अकेले को नहीं बनाना चाहिए, दूसरे लोगों को भी लेना चाहिए जैसे। तो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दूसरी कैबिनेट बनाई, अपनी कैबिनेट को रिबिल्ड किया था, मतलब दोबारा से बनाया था। और जब दोबारा से बनाया तो फिर बड़ा प्रश्न ये बन गया, ये तो थे अभी तक तो पहले वाले, कि प्रथम कैबिनेट कौन सी थी, और अब जो आएगी वो कौन सी आएगी? स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट। जब देश आजाद हुआ तब स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कौन सी थी? दोनों तरह से प्रश्न याद रखना। आमतौर पर इनको ज्यादा पूछा जाता है, वो याद रहे तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली जरूर है। हाँ वो लिखा होगा उसमें, पहले कौन थे तब तो उनमें से बताने हैं। स्वतंत्र पूछे जब इनमें से बताना है। सारे नाम ये नहीं हो तो कम से कम ऐसे तो कर सकते हो, बलदेव सिंह जो है उनके बारे में याद कर लिया, जगजीवन राम है उनके बारे में याद कर लिया, गृह मंत्री अपने तगड़े। आजादी के बाद अम्बेडकर जी को कानून मंत्री बनाएंगे, क्यों बनाया गया पता है ना तुम्हें? कानून के कितने तगड़े जानकार थे यार, वो बनाया जाएगा। तो अब ये कैबिनेट सुन लो क्या क्या बनाएगी। ये जून जुलाई 1946 में चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, उस संविधान सभा की बातें थी ये तो। लेकिन यहाँ पर ये अगला जो कैबिनेट है उसकी बात सुन लो तुम लोग। पहले जो है वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, अब भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही रहे। इन्होंने अपने पास में जो है वो सामान्य विषय वैज्ञानिक अनुसंधान ये वाला मामला अपने पास रखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना मंत्री थे, ये गृह मंत्री रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री थे। और मौलाना अब्दुल कलाम पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में तुमने कई बार प्रश्न सुना होगा। हैं? राष्ट्रपति तो अभी संविधान ही नहीं बना, तो राष्ट्रपति कहां से बनेगा ना? ये अरे मौलाना अब्दुल कलाम वो नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये दूसरे हैं, ये अलग हैं।
हाँ वो तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये मौलाना अब्दुल कलाम अलग से हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी मंत्री बन रहे तो राष्ट्रपति नहीं बने, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। अभी तो हमें पता ही नहीं राष्ट्रपति का पद बनाएंगे हम लोग। संविधान बना फिर 1950 के अंदर जाके बने फिर वो राष्ट्रपति, तब तो फिर दोबारा से बना दिया गया संविधान, चुनाव और वो। हाँ ये अलग है, ये अब्दुल कलाम अलग है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके बारे में कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो याद रखना इसको। अभी हाल ही के दिनों में पिछली कौन सी एग्जाम हुई थी? नहीं नहीं, ये इन्हीं को बोलते हैं। एक खान अब्दुल गफ्फार खान है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत के गांधी पाकिस्तान के थे वो, जिनको हमने भारत रत्न दिया था, है ना, एकमात्र विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया था, वो अलग आदमी है। फिर अगला था डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे और यातायात मंत्री। आर के सनमुखम, ये वित्त मंत्री बने हमारे। और उसके बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कानून और विधि मंत्री बने, ये तो कम से कम याद होगा, कम याद रखना। जगजीवन राम मजदूर श्रम मंत्री बने, ठीक है, पहले भी थे अब भी रहे। और सरदार बलदेव सिंह पहले भी थे अब भी थे ना, तो ये तो पक्का याद। राजकुमारी अमृता कौर और आ गई जो स्वास्थ्य मंत्री थी, समझ रहे हो। और रफीक अहमद किदवई संचार मंत्री इनको बनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत बड़ा नाम था जो इनको उद्योग मंत्री बनाया गया। ये नाम इसलिए काम का है क्योंकि आगे चल करके हमारे देश के अंदर एक संगठन बनेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी जब हम आजाद हो जाएंगे 1951 में, और उस पार्टी का नाम था जनसंघ। जनसंघ नाम से एक पार्टी बनेगी 1951 में। ये पार्टी इनके द्वारा बनाई जाएगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, जनसंघ नाम से। और इस जनसंघ को सपोर्ट करेगा आरएसएस। आरएसएस जानते हो, स्वयंसेवी, वो लोग इसको सपोर्ट करेंगे। और इनकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा सेम टू सेम वही थी जो आज की बीजेपी की विचारधारा है। हिंदुत्व वाली राजनीति करना और देश के बारे में ये हिंदू विचारधारा को फैलाना, ये सारे काम ये करते थे। और अलग पार्टी बना ली थी इन्होंने। फिर कुछ समय बाद इनकी पार्टी चली, फिर पार्टी डिसमिस हो गई, इनकी मौत हो गई, और फिर विचारधारा इनकी चली गई, ऐसे ही बिखर गई, मतलब ये पार्टी आगे नहीं चली। इन्हीं की विचारधारा पर फिर अगली एक और पार्टी खत्म हुई, खड़ी हुई, और वो पार्टी खड़ी हुई सन 1980 में, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के संस्थापक किनको माना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जबकि जब तक तो इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने पहले जनसंघ बनाया था और फिर जनसंघ से ये पार्टी निकल के सामने, इसलिए बड़ा नाम है। जो पहले क्या बने थे? उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने थे। इसका मतलब दूसरे लोगों को बाद में शामिल किया इन्होंने, पहले तो अकेले नहीं बना ली थी। उसके बाद डॉक्टर वीएन ये गोडगिल जो है वो कार्य और ऊर्जा मंत्री बने। गोडगिल बहुत तगड़े आदमी थे। हमारे राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए थे ये लोग, तो यहाँ पर ऐसा करते हुए इनको भी बड़ी तरीके से याद रखना है। फिर उसके बाद अगले जो है वो आपको बस ये केवल 14 मंत्री, इनके बारे में नाम याद रखना है, कैसे करके उतार लेना इन सारी चीजों को। बहुत बड़ी बात है, काम की बात बताओ। संविधान सभा का जो चुनाव हो, उस चुनाव के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। इसका चुनाव कैसे हुआ? तो मैंने बताया जुलाई अगस्त में चुनाव हुआ। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीत ली? मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 7 जो है छोटे दल थे उन्होंने जीती, और ये जो 8 है वो निर्दलीय ने जीत ली। टोटल कितने हो गए? लेकिन मैंने तो कितने बताए थे तुम्हें टोटल आदमी? 389। और चुनाव कितनी सीटों के लिए हो रहा है? ये केवल और केवल 296 के लिए हो रहा है। तो चक्कर क्या है? ये 389 आने चाहिए थे ना, लेकिन देखो इसमें ये नहीं है, ये वाली सीटें नहीं है। 93 ये 90 ये रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये रहा है ना, है वो अभी तक चुनाव है तब। और ये 46 की बात है। 90 सीटें यदि इसमें और जोड़ दोगे आप, तब आपकी पूरी सीटें हो जाएगी कितनी? 389। और ये 93 सीटें मैंने आपको बताया था, ये प्रोविंशियल स्टेट को दिया गया था, देशी रियासतों को दिया गया। ये राजाओं को दी गई थी कि इनको भेजना। और एक बात बताओ, राजा चाहेगा क्या कि उसका राजपाट चला जाए, नियमों से देश चले? कभी नहीं चाहेंगे वो। इसलिए राजाओं ने विरोध किया था संविधान सभा का, चुनाव का, और कहा था कि नहीं हमारा शासन होगा। इसलिए ये सीट खाली रही थी, उन्होंने भेजे ही नहीं थे, इसलिए इन पर चुनाव नहीं हुआ। फिर बाद में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का भला जिन्होंने राजाओं से साइन करवाए और फिर उनको बोला कि अब भेज दो। फिर राजाओं ने चुनाव करके नहीं भेजे थे, इन्होंने मनोनीत करके भेजे थे। लोग अपने मन से जिसको चाहे उसको भेज दिया। तो इन सीटों का तो बाद में भी चुनाव नहीं हुआ था, उनको मनोनीत किया गया था। राजा ने जिसको पसंद आया उसको भेज दिया, जबकि इन पर चुनाव हुआ। अब चुनाव में वोट कौन दे रहा था? हमारे यहाँ पर क्या था, पहले विधान परिषद और विधान सभाएं बन चुकी थी, केंद्र में भी थी, ऐसे राज्यों में विधानमंडल था। 1935 का एक्ट था, उसमें बनाया गया था। और राज्यों के अंदर जो ऐसे हमारी विधानसभाएं होती है, आज होती हैं, वैसे थी जिनको जनता डायरेक्ट चुनती थी। तो जिनको जनता डायरेक्ट चुनती थी, वो एमएलए जैसे वो लोग इनको बनाए थे,
यानी हमने उन लोगों को बनाया था और ये लोग संविधान सभा को बनाए थे। ऐसी चुनाव प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं कि नहीं बोलते? पब्लिक का रोल है कि नहीं है? यानी पब्लिक जिनको बनाते थे उन लोगों ने इसको बनाया। मतलब हमारी संविधान सभा के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि हमारी संविधान सभा चुनी हुई भी थी अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा और मनोनीत भी थी। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं? मनोनीत थी राजाओं के द्वारा और चुनी हुई थी अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। ऐसा करते हुए संविधान सभा सामने आ गई। जिस चुनाव में कुछ चीजें सामने को मिली थी, जो आप ध्यान से सुनना, कुछ काम हुए ऐसे, उन कामों में क्या क्या था देखो। एक काम तो ये हुआ कि हमारे यहाँ पर बड़े जो नाम थे दो, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक महात्मा गांधी, दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए गांधी जी और एक तो गांधी और एक कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य दोनों ही नहीं थे। मुस्लिम लीग ने जो है वो इनको कहीं भी जगह से नहीं उतारा था। दूसरा, हमारी संविधान सभा के अंदर महिलाएं भी चुनी गई थी और महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15 महिलाएं चुनी गई थी। और एक और बड़ी बात सुनना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां से चुन करके आए थे वो सीट बंगाल की थी, बंगाल सीट थी। जब बंटवारा हुआ 1947 में, चुनाव 46 में हो रहा है, 47 में जब बंटवारा हुआ तब बहुत अजीब काम हुआ कि ये बंगाल की सीट जहां से अंबेडकर जी चुनाव लड़ गए थे वो पाकिस्तान में चली गई। क्योंकि पाकिस्तान दो भागों में बटा था ना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिम पाकिस्तान। तो ये सीट कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। अब सीट पाकिस्तान में चली गई तो या तो अंबेडकर जी पाकिस्तान में चले जाएं या फिर वो भारतीय संविधान सभा के मेंबर ही नहीं थे। संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। सोचो अंबेडकर कितने बड़ा योगदान, चुनाव तो लड़े लेकिन उधर चले गए। लेकिन संविधान में नहीं होते तो फिर इतना बड़ा योगदान होता क्या? अब उनको कैसे लाया गया संविधान सभा में वो देखो। हमारे यहां पर बंबई प्रेसिडेंसी थी एक, बंबई आज का गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना उसको बंबई प्रेसिडेंसी बोलते हैं। उसकी पुणे सीट थी और उस पुणे सीट से एक आदमी थे जो संविधान सभा में आए थे जिनका नाम था M.R. जयकर। ये M.R. जयकर जो है वो वहां से चुनाव जीत करके आए पुणे सीट से। हमने इनसे विनती की कि यदि आप सीट खाली कर दो और हट जाओ, त्याग पत्र दे दो, तो हम अंबेडकर जी को आपकी जगह से चुनाव लड़ा के और संविधान सभा में शामिल कर लें। इन्होंने कहा ओके डन, मैं छोड़ दूंगा। सोचो बलिदान दिया इन्होंने, इनको भी याद रखना। और पुणे की सीट से फिर अंबेडकर जी चुनाव लड़के संविधान सभा में पहुंचे। मतलब एक आदमी ने दो जगह से चुनाव लड़ा, ये हैसियत उनकी थी। सोचो, और वो संविधान सभा में आ गए, इस तरह से अपना योगदान दिया। तो चुनाव में ये सारी चीजें देखने को मिली। आखिरकार हमारे पास संविधान सभा बन के तैयार थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए चली गई, वो हमारे पास नहीं आई। समझाते बुझाते हमें कई दिन हो गए। अब संविधान सभा बन के तैयार है, एकदम कंप्लीट है। तो जब बन के तैयार है तो उसको काम करवाना शुरू करें क्या? संविधान सभा के कार्य शुरू करें। क्या काम करना था संविधान सभा को? संविधान बनाना था। संविधान बनाने के लिए बैठना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मीटिंग करके सारे लोगों को आना पड़ेगा और फिर वहां पर बहस करनी पड़ेगी और फिर ये बनाएंगे सब करना पड़ेगा कि नहीं? तो बड़ी बात, संविधान सभा की पहली मीटिंग कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल असेंबली है, उस सेंट्रल असेंबली में ये मीटिंग होती है। दिसंबर आ गया, सोचो जुलाई अगस्त से हम इतने दिन लगे रहे मुस्लिम लीग को समझाने में कि आजा बहरू आजा, देख लो नहीं तो बहुत बुरी दशा हो रही। और देख लो आज दशा होगी ना, नहीं है, आज देख लो क्या हालत हो रही। आखिरकार मुस्लिम लीग आई और हमने संविधान बनाना शुरू किया। और संविधान बनाना शुरू किया तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई तो फिर सारे लोग ये देखेंगे यार, मीटिंग के अंदर जब भी कोई असेंबली होती है उसमें सामने जब तक अध्यक्ष नहीं होता तब तक वो सभा चलती नहीं है और अध्यक्ष सभा बनाती है। तो बोले यार अपन अध्यक्ष किसको बनाए, ये बात आ गई। अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा और फिर चुनाव में जैसे क्लास का मॉनिटर बने, एक तो मन से ही बना दे किसी को और एक चुनाव हो, बोले वो बोलेगा मैं भी बनूंगा मॉनिटर, वो बनेगा मैं भी बनूंगा मॉनिटर, फिर चुनाव करवाएं, जिसको ज्यादा वोट मिले वो बन जाए, ऐसा हो जाए। तो भाई साहब हमने सोचा किसको बनाए अभी। तो हमसे पहले एक फ्रांस का संविधान बन चुका था और फ्रांस में भी ऐसी स्थिति सामने आई कि पहली मीटिंग करवा रहा था फ्रांस अपनी संविधान सभा की
और दिक्कत यह आ गई कि उसका अध्यक्ष कौन बने। तो फ्रांस ने क्या किया, अपने सबसे सीनियर आदमी को अध्यक्ष बना दिया था, अस्थायी, और फिर उसकी अध्यक्षता में अगला परमानेंट अध्यक्ष बना दिया था। तो जब उसने सबसे सीनियर को बनाया तो हमने भी फ्रांस से सीख करके सबसे सीनियर आदमी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, जिसको हमने संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। कौन से देश से सीखा हमने, फ्रांस से सीखा, समझ गए। सबसे सीनियर आदमी थे, एकदम बुजुर्ग आदमी थे, इसलिए ये अध्यक्ष बने। लेकिन कैसे अध्यक्ष बने, अस्थायी बने, अस्थायी टेम्परेरी अध्यक्ष बनाएंगे। और सबसे सीनियर थे, सिन्हा थे, तो इनका नाम याद रखना। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो भी इनका ही नाम याद है। सिन्हा थे तो हो सकता है सोनाक्षी सिन्हा के परदादा वड़दादा हो और नहीं भी हो, लेकिन ये सिन्हा थे, ये याद रखना, क्लियर। फिर अगली मीटिंग हुई कितनी तारीख को, 11 दिसंबर को। सारे बुजुर्ग आदमी थे, सीनियर आदमी थे एकदम। तो वो सोचे यार रोजाना मीटिंग करेंगे तो कैसे आएंगे, एक दिन में तो थक जाएंगे। तो ये सोचे कि एक दिन जाएंगे, फिर एक दिन रुकेंगे, आराम करेंगे, सोएंगे, बढ़िया एनर्जी लेंगे, फिर दूसरे दिन जाएंगे। बुढ़ापे में सही तो होता है। तो ये एक दिन छोड़ के एक दिन मीटिंग करते थे। इसलिए पहली 9 को ही, तो दूसरी 11 को, तो तीसरी कितनी को, 13 को, तीसरी होगी जो 13 को। अब दूसरी 11 को बुलाएगी। उस 11 को हमने क्या किया, हमने यहां पर देखो अस्थायी लिख दिया इसने, यहां पर हमने स्थायी अध्यक्ष बना दिया, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया, जो लगातार संविधान सभा का रहा। और वो संविधान सभा के अध्यक्ष क्या रहा, पूरी संविधान सभा जब तक चली तब तक संविधान सभा हुई। इतने डेडिकेट थे कि भाई साहब पूरी ईमानदारी से कार्य करते थे। कहते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि एक बार इन संविधान सभा की मीटिंग थी और उस समय में इनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इनको पता था कि मेरी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन इन्होंने कहा जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, तो इन्होंने किसी को पता नहीं चलने दिया और संविधान सभा की अध्यक्षता के अध्यक्ष करे। पहले संविधान सभा को संबोधित किया, उसके बाद जब काम खत्म हुआ तब जाकर के इन्होंने अपने घर जाकर के अंतिम संस्कार किया अपनी पत्नी का। लोगों को पता था, लेकिन लोग सोचे क्या पता इनको पता नहीं है। तो बाद में बताया खत्म, मीटिंग खत्म होने के बाद कि राजेंद्र प्रसाद, ये बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा मेरे को पता है। बोले यार क्या इंसान है। तो सोचो कितने डेडिकेटेड थे अपने काम के प्रति। पूरी संविधान सभा के दौरान इनको अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन मान लो कभी ये नहीं आए तो उपाध्यक्ष भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमने संविधान सभा का उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी को बनाया, हरीश चंद्र मुखर्जी को बनाया। और हमारे यहाँ संवैधानिक सलाहकार बनाए गए जिनका नाम था BN बेनेगल नरसिम्हा राव। संविधान सभा के 2 अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने थे। एक आगे चल करके TT कृष्णामाचारी भी बनेंगे, तो वो कृष्णामाचारी जो थे वो भी थे। तो ऐसा करते हुए यहाँ पर 2 जो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष एक ही था, माचारी, ठीक है, कृष्णामाचारी, ये जो है वो उपाध्यक्ष बने थे 2। और सुनो ध्यान से, हमारी संविधान सभा 2 तरह से काम करती थी। एक तो संविधान निर्माण कर ही रही है, लेकिन मान लो अंग्रेज लोग चले गए 1946 में, और 46 से लेकर के 1950 में हमारा संविधान सामने आया 26 जनवरी को। तब तक हमारी संसद थी क्या? आज यदि कोई कानून की आवश्यकता पड़ती है तो संसद हाथों हाथ बना देती है कि नहीं बनाती थी। लेकिन जब इस 9 दिसंबर से लेकर के और संविधान बना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो दौर था, उस समय में कोई अचानक से कानून की आवश्यकता पड़ जाएगी तो कौन बनाएगा? ये लफड़ा है कि नहीं है? अंग्रेजों ने सन 1947 के अधिनियम में यह कहा था कि हे संविधान सभा, यदि कोई तुम्हें कानून की आवश्यकता पड़े हाथों हाथ, तो वो कानून संविधान सभा ही बना लेगी। मतलब संविधान सभा 2 तरह के काम करती थी, एक तो संविधान सभा का भी और एक उस समय की संसद का भी, उस समय की पार्लियामेंट का काम भी यही करती थी। मैं बोल सकता हूं ना कि विधायिका के तौर पर भी काम करती थी। इसलिए संविधान सभा को भारत की पहली पार्लियामेंट बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है क्योंकि पार्लियामेंट का काम किया था इसने। अब एक बड़ी बात सुनना, जब कभी भी संविधान सभा की मीटिंग होती थी संविधान बनाने के लिए, तब अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब कभी भी संविधान सभा की मीटिंग एज ए पार्लियामेंट होती थी, उस समय राजेंद्र प्रसाद नहीं होते थे। उस समय जो अध्यक्ष होते थे उनका नाम था GV मावलंकर। नाम सुना होगा तुमने कभी। हमारी लोकसभा के पहले स्पीकर भी यही बने थे। अनुभव था इनको संसद की मीटिंग का अध्यक्षता करने का, इसलिए इनको पहली संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुआ, तो पहले लोकसभा स्पीकर भी यही थे। तो संविधान आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे जब संविधान सभा विधायिका के तौर पर काम करती थी? उधर राजेंद्र प्रसाद भी मिला हुआ है कई बार, और हम ये रट के जाते हैं, पक्का करते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि वो भी थे। क्लियर?
अब सुनो, ऐसा करते हुए माहौल आगे बढ़ा, संविधान सभा के सलाहकार भी बना लिए, और सलाहकार बनाने के बाद तीसरी मीटिंग आ गई, और तीसरी मीटिंग जो हुई वो कब हुई? 13 दिसंबर 1946। 9 और 11 दोनों दिन संविधान बनाने का काम नहीं हुआ, क्योंकि संविधान बनाने के लिए बिल लाना पड़ता है, प्रस्ताव लाना पड़ता है, उस पर बहस करनी पड़ती है, वोट देने पड़ते हैं। संविधान का निर्माण कार्य इस दिन शुरू हो गया 13 दिसंबर को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा, ऑब्जेक्टिव मोशन रखा, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जब रखा तब से संविधान, यानी संविधान बनाने के लिए पहला बिल ये लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें लिखा गया था कि हमारा उद्देश्य क्या है, संविधान क्यों बना रहे हैं हम। तो उसमें लिखा गया था हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं, जिसमें लोगों को सामाजिक आर्थिक सब कुछ तरह का न्याय मिलेगा, और इस तरह से हमारे संविधान एक कल्याणकारी लोकतांत्रिक गणराज्य बनेगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था इस उद्देश्य प्रस्ताव में। इस उद्देश्य प्रस्ताव पर बहस हुई, और फाइनली 22 जनवरी 1947 का वो दिन था जब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने अपना लिया था। ये दिन बहुत बड़ा दिन है, याद रखना, और ये प्रस्ताव भी बहुत बड़ा है, याद रखना। संविधान सभा को अपना लिया वोटिंग करके कि हाँ हमारा उद्देश्य यही होगा। आज यही उद्देश्य हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम सुना है क्या तुमने? हमारी प्रस्तावना के अंदर यही लिखा हुआ जो इसमें लिखा हुआ था। इसलिए हमारा उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल करके प्रस्तावना कहलाया। बहुत बड़ा प्रश्न, इसलिए प्रस्तावना को उद्देश्य का भी बोलते हैं, मैं तुम्हें याद हो तो। उद्देश्य का इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव से बना, जिसमें वो 3 नए शब्द जोड़े गए थे। इंदिरा गांधी द्वारा 42वां संविधान संशोधन कराया था कि नहीं पंडित? वो तगड़ा महाभारत हुआ था कि नहीं? डोकरों वाली हालत देखी। तो वो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये तीनों शब्द, सोशलिज्म, इंटीग्रिटी और सोशल, ये अपना सेक्युलरिज्म, ये तीनों शब्द इस समय में जोड़े गए थे। ऐसा करते हुए माहौल आगे बढ़ता गया। 3 जून को माउंटबेटन योजना आई, जिसके अनुसार भारत का विभाजन कर दिया। विभाजन करने के बाद जब मुस्लिम लीग चली गई, कहां चली गई? पाकिस्तान में। तो 389 जब बताए गए थे सदस्य, तो वो तो दोनों के थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग चली गई थी तो हमारे पास कितने लोग बच गए थे? मतलब भारत के जो संविधान सभा के लोग थे मुस्लिम लीग के जाने के बाद, जो 299 थे जिन्होंने पूरा संविधान बनाया, 299। और जिस दिन संविधान अंतिम रूप से लागू हो रहा था उस दिन 284 आदमी ने साइन किए थे 299 में से, बाकी के लोग आए नहीं थे, 284 लोग ही आए थे। क्लियर? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ऐसा करते हुए आगे चल रहा था, और जब आगे चल रहा था तो बड़ा प्रश्न ये भी आता है कि आज हमारे यहां पर क्या होता है, संविधान का निर्माण पार्लियामेंट की जैसे हुआ, पार्लियामेंट की जैसे मीटिंग बुलाई गई, तो क्या आज पार्लियामेंट के सत्र बुलाए जाते हैं कि नहीं बुलाए जाते? साल में 2 सत्र बुलाना जरूरी है, हम 3 बुला रहे हैं। ऐसे संविधान सभा के भी सत्र बुलाए जाते, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, हर रोज मीटिंग नहीं होती थी, और ऐसा भी नहीं कि ऐसे 2-3 दिन से चलते, सत्र बुलाए जाते समय समय पर। कुल 11 सत्र बुलाए गए थे, ध्यान रखना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी लगभग 3 साल ही तो थी। अरे 3 साल में एक नुक्ता ही तो कम पड़ रहा था, 12 दिन ही तो 3 साल में 11 मीटिंग बुलाई गई, मतलब एवरेज आप मान के चलो कि 4 तो बुलाई गई कम से कम। 11 सत्र बुलाए गए। 11 सत्र इस तरह से हैं। पहला सत्र 9 दिसंबर को चला था, वो 23 दिसंबर को खत्म हो गया था, उसके बाद नहीं बुलाया गया। फिर दूसरा सत्र 20 जनवरी को बुलाया गया 1947 में। तीसरा सत्र 28 अप्रैल से 2 मई 1947, और फिर चौथा सत्र 14 से 31 जुलाई तक। इसी चौथे सत्र के अंदर हमने एक काम किया था, और वो काम क्या किया था देखो, इस समय हमें लग गया था कि आने वाले समय में हम आजाद होने वाले हैं, तो हमने इस दिन एक 22 जुलाई का दिन आया था, इस 22 जुलाई को हमने भारतीय तिरंगा जो था, इस तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपना लिया था संविधान कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। 22 जुलाई को अपनाया गया था। बहुत बड़ा दिन बता रहे, 22 जुलाई याद रखना। 22 जनवरी को तो उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया, और 22 जुलाई को किसको अपनाया गया? तिरंगे को अपनाया गया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। हाथ नीचे करके बैठो, हाथ नीचे। तिरंगे को अपनाया गया 22 जुलाई को। अब सन, ऐसा प्रश्न पूछा गया था एक बार कि 22 जुलाई भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया? 4 ऑप्शन थे, चारों में 22 जुलाई था, लेकिन सन किसी में 1947 थी, किसी में 48, किसी में 49, किसी में 50। वो कंफ्यूजन हो गया, और बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों 49 करके आए। मेरे को बड़ा गुस्सा आया उन पर। मैंने कहा रे बावड़ो, तुम 49 कैसे करके आ गए? हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, तो 15 अगस्त को हमें तिरंगा नहीं चाहिए था क्या? बताओ, आजादी के समय नहीं ले रहेंगे? उस समय किसको काम में लोगे आप? यदि 49 में यदि आप इसको अपना रहे हो, तो 47, 48 तब तक क्या लगाओगे? हमारे पास और कुछ तो था नहीं, गांधी जी इंपॉर्टेंट थे,
और गांधी जी क्या पहनते, धोती पहनते थे। समझने वाली बात है। अब सफेद झंडा लगाओगे कि हाँ शांति का प्रतीक है भाई। तो इसलिए 47 करना है, क्योंकि 22 जुलाई के बाद ही तो 15 अगस्त आने वाली थी, कि नहीं अगले ही महीने में। फिर उसके बाद अगला 5वां सत्र बुलाया गया, आजाद हो रहे थे तब, आजादी के बाद 14 से 30 अगस्त तक। छठा सत्र केवल 27 जनवरी को बनाया गया, एक दिन का। 7वां सत्र 4 नवंबर से लेकर के 1948 के अंदर 8 जनवरी तक चला। इस 7वें सत्र में एक बड़ा काम हुआ। सुनो, हमारी एक समिति बनी थी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते, प्रारूप समिति, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अंबेडकर, और 7 आदमी थे टोटल, उसमें 6 जने और थे। उन्होंने प्रारूप बना करके पेश किया था कि ऐसा हमारा संविधान होगा। तो प्रारूप पेश करने के लिए संविधान सभा में खड़े होकर ऐसे बोलना पड़ेगा ना, हाँ ये हमारा प्रारूप होगा, इसमें ऐसे 22 भाग होंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे हम लोग, बोलना पड़ेगा कि नहीं। इस 7वें सत्र में 4 नवंबर का वो दिन था जब अंबेडकर जी खड़े होकर के और संविधान को पहली बार पढ़े थे, पहली बार पढ़े थे संविधान को, कि हम ऐसा बनाने वाले हैं। तो बड़ा प्रश्न बन गया कि संविधान पहली बार कब पढ़ा गया था, तो 4 नवंबर या 48 में पढ़ा गया था। इतने दिन लगे वो प्रारूप बनाने में। फिर भी ऐसा मानते हैं कि जल्दी बना दिया, नहीं तो और भी ज्यादा समय का, ताकि क्या पता और भी टाइम मिल जाए। उसके बाद 8वां 16 से लेकर के 16 जून तक चला, 9वां जो है 30 जुलाई से 18, और 10वां, और फिर 11वां 28 नवंबर तक। 26 नवंबर तक ही खत्म हो गया था। 26 नवंबर जो है इस दिन हमारा संविधान बन करके एकदम तैयार था, कंप्लीट था एकदम 1949 के। जो जो चाहिए था वो सब बना लिया हमने। 11 सत्रों में संविधान बन के तैयार, अब लागू करने की बात थी। और इसी दिन को हमने, हमारे यहां पर संविधान को सब लोगों ने कहा कि हम अपने आप को संविधान को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, और हम अपने आप को संविधान के अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत, और हम अपने आप को संविधान को क्या करते हैं, अधिनियमित करते हैं, अधिनियमित। ऐसा हमने बोल दिया। तीनों शब्द सीधे ने बोल दिए थे। इसका मतलब ये हुआ अडॉप्ट, इनेक्ट और सरेंडर। संविधान अब हम तुम्हारे हवाले, तू जैसे बोलेगा वैसे ही करेंगे, और हम तेरे को अपनाते हैं, आत्मार्पित करते हैं, समर्पित करते थे तेरे को, और हमारा अंग तेरे को सौंप देते, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए। ऐसा बोल दिया था हमने इसी दिन। अधिनियमित भी इसी दिन हो गया था, केवल कंप्लीट लागू नहीं हुआ था। लगभग 15 अनुच्छेद थे जो इसी दिन लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, क्योंकि कांग्रेस की ज्यादा सीट ठीक नहीं थी। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दिन था, और वो दिन था 26 जनवरी सन 1930 का, जिस दिन कांग्रेस ने आजादी से पहले आजादी का दिवस मनाया था लाहौर के अंदर। कभी इतिहास में तुम पढ़ोगे इस चीज को, लाहौर में आजादी का दिवस मनाया था। तब से हम स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते आ रहे थे। हमने सोचा यार 26 नवंबर बाद ये दिन आने वाला है, पहले से ये दिन मना रहे हैं, तो फिर 2 महीने बाद ये वाला मनाएंगे तो पास में हो गया, लफड़ा हो गया। एक काम करते हैं, इतने दिन रुक गए, 2 महीने और रुक जाते हैं बोला, और संविधान को इस दिन लागू करते हैं, ताकि ये दिन बड़ा था, बड़ा ही रहे, और इस दिन हम रिपब्लिक डे मनाएं। और वास्तव में 2 महीने इसी वजह से लेट करके संविधान को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से लागू जो है वो किस दिन किया गया, 26 जनवरी। लेकिन वो साल कौन से आ गई थी, 1900, ये पूरी तरीके से लागू हुआ। अब इसको लागू करने के लिए क्या किया हमने, ये सोचा चलो लागू करने से पहले एक मीटिंग और बुला लेंगे, और लागू करने से पहले एक मीटिंग और बुलाई गई, और वो मीटिंग थी कितनी तारीख को, 24 जनवरी को। देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की लास्ट मीटिंग। और इस लास्ट मीटिंग के दिन संविधान सभा को खत्म कर दिया गया, और अंतिम रूप से पारित जो संविधान था, उस संविधान पर 299 में से 284 सदस्य आए, जिन्होंने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। आज हमारी इसकी ओरिजिनल कॉपी हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखी हुई है, और हमारे जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का उसमें रखी हुई है, गैस के अंदर सुरक्षित रखी हुई है, और उसके ऊपर 284 आदमियों के साइन है। ये बड़ा काम 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये 11 सत्र जो है वो यहां तक बुलाए गए थे, यहां तक बुलाए गए थे कि नहीं, 26 नवंबर 1949 तक। लेकिन अब एक और मीटिंग बुलाएगी तो एक और सत्र बुलाया कि नहीं इसे एक दिन के लिए। तो कई बार क्या होता है, आप कई किताबों में पढ़ते हो संविधान सभा के कितने सत्र बुलाए गए, कई जगह आपको 11 मिलेगा और कई जगह आपको 12 मिल जाएगा। 11 इसलिए मिल जाएगा और 12 इसलिए मिल जाएगा, दोनों समझा दिए मैंने तुम्हें। दोनों एक साथ आएंगे तो कुल पूछेगा, फिर कुल कितने सत्र, तो 12 ही करने।
समझ गए क्या? कंफ्यूज रहता है बच्चा, पता नहीं कहाँ क्या मिलेगा किधर, हकीकत में देख लेना तुम, कई लोग देखते हैं। तो अब ऐसा होते हुए हमारा संविधान कंप्लीट रूप से बन के तैयार था। 2 वर्ष 11 महीने का 18 दिन का समय लगा, लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया, और इस खर्चे में हमने बना करके तैयार कर लिया। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा, और साथ में हमने ये भी किया कि हमारा जो संविधान है उस संविधान के बारे में ये भी एक बड़ी तथ्य है जो आप याद रखना। 2 वर्ष 11 में 18 दिन में ये तो मीटिंगें होती थी, इन मीटिंगों के दिन जो थे ना, कितने दिन ये मीटिंगें हुई वो भी याद रखना। 165 दिन तक ये मीटिंग हुई थी, केवल 2 साल 11 में 18 दिन, 165 दिन ही बैठे थे, इतने ज्यादा दिन नहीं बैठे, मतलब हर रोज नहीं बैठते थे। और इसमें भी कार्य जो था ना, वो कार्य तो केवल और केवल 114 दिन ही हुए, 114 दिन कार्य हुए। सोचो, बाकी तो जैसे 9 दिसंबर को काम हुआ था क्या? नहीं हुआ, 11 दिसंबर को नहीं हुआ, ऐसे मतलब 114 दिन में बन के तैयार था। और सुनो, इस अंतिम दिन हमने कुछ काम और किए, और काम क्या किए वो सुनना। हमने संविधान सभा के अंतिम दिन, जब संविधान सभा खत्म हो गई, संविधान लागू होने वाला है, तो संविधान ने कह रखा है ना कि हमारे पास राष्ट्रपति होना चाहिए जिसका पद खाली नहीं होता, और ये जो है वो एक देश का राजा है, बोला था कि नहीं बोला था? तो हमने इसी दिन जो है वो हमारे देश के प्रेसिडेंट बना लिए, राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया इसी दिन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। हमने इसी दिन जो है वो हमारे यहाँ पर राष्ट्रगीत को भी अपनाया था, नेशनल सॉन्ग को, और इसी दिन हमने जो है वो राष्ट्रगान को अपनाया था। यही काम हमने किया था भाई साहब, बहुत तगड़े तरीके से। तो ये बड़ी बातें इसी दिन हुई। इससे पहले 14 सितंबर 1949 के अंदर, 24 जनवरी 1950 को तीनों काम हुए थे, तीनों काम इस दिन हुए थे, इसी दिन। इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल 24 जनवरी से शुरू हो जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तब तक हमारे पास चुनाव करने के लिए कुछ था नहीं, तो उस दिन इनको मनोनीत किया गया था, मनोनीत हुए थे, नॉमिनेटेड थे। जब संविधान चल रहा था तो क्या हुआ कि संविधान की कुछ समितियां भी बनाई गई थी, उन समितियों को भी थोड़ा सा देख लेना तुम। और समितियां जो बनाई गई थी वो इस तरह से थी, जो तुम्हारे सामने है थोड़ा सा, है ना। ये समितियां थी जो कुछ बनाई गई थी हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटियां। कमेटी मतलब सबको अलग अलग काम सौंपा गया था। जैसे यहाँ पर जो है यूनियन पावर, जवाहरलाल नेहरू को यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको, है ना, ये सारी जो स्टेट कमेटी भी थी, है ना, और प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन था, फंडामेंटल राइट्स को लेकर के कमेटी थी, है ना, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी थी, स्टेयरिंग कमेटी थी, फ्लैग कमेटी थी, ऐसे अलग अलग कमेटी। उनके अध्यक्ष जो है वो हमसे पूछा जाता है। ये अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी आ गई, सबसे मेन थी। ड्राफ्टिंग बोले तो इसको अपन क्या बोलेंगे भाई? ड्राफ्टिंग बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे प्रारूप। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे बताओ? डॉक्टर अम्बेडकर। इसको और क्या बोलते थे हम? इसको मसौदा भी बोलते थे, मसौदा समिति। और ये सबसे मेन समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने, सबसे मेन समिति थी। इसमें 7 आदमी थे टोटल, और जो टोटल 7 आदमी थे इन्होंने मिलकर के पूरा बनाया। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम भारत के संविधान के जनक बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सबसे मेन काम इस कमेटी ने किया था। इसलिए इस कमेटी का ये भी ध्यान रखना है कि ये कितनी तारीख को बनी थी, ये भी ध्यान रखना है। 29 अगस्त 1947 स्पोर्ट्स डे आता है कि नहीं आता? इस दिन हमारे ये कमेटी का गठन किया गया था। 7 आदमी थे, 7 का नाम याद रखना। कभी वक्त मिलेगा तो मैं इन कमेटियों के अध्यक्ष कैसे याद होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हैं समय के